हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इन्फ्लेशन चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट करने वाले हैं आपके प्री एग्जाम 2026 के लिए। और देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ना हम इन्फ्लेशन के अंदर एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम सब कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड बुक नितिन सिंघानिया सर की इंडियन इकोनॉमी की बुक को रेफरेंस में लेंगे और यहाँ से हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना आए कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को ना इन्फ्लेशन के सब कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स ना दोस्तों, इन सब के ऊपर पीवाईक्यू आ रखे हैं। दैट मीन्स कि आपका पीवाईक्यू थीम बेस्ड प्रिपरेशन होने वाली है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आपको ना इंडियन इकोनॉमी सीरीज के अंदर भाई सब कंप्लीट करवा के दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि चैप्टर वाइज हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक दो चैप्टर ही कंप्लीट करवाऊंगा। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला। नेशनल इनकम को मैंने डेप्थ में कवर करवाया है। और आज हम इन्फ्लेशन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग को, इन तीन चैप्टर को हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बजटिंग, फिस्कल पॉलिसी, ऐसे ही सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मतलब 10 से 11 वीडियो के अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमी को मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, और आज हम इन्फ्लेशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आज आपको ना ये इन्फ्लेशन चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आप कभी भूलने वाले नहीं हो ये सारे कॉन्सेप्ट। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, चाहे आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा हो, ठीक है, इस चैप्टर को, या फर्स्ट टाइम आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तब भी बता रहा हूँ मैं एकदम फाउंडेशन की तरह पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ना आपका लिंक है, आपका मनी इन बैंकिंग चैप्टर से लिंक है, आपके गवर्नमेंट पॉलिसी से लिंक है। दैट मीन्स कि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, पूरी इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ आप बहुत कुछ जानने वाले हो कि इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, भैया बॉन्ड होल्डर्स के ऊपर, लेंडर्स के ऊपर, बोरोवर के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, फिलिप्स कर्व के बारे में जानने वाले हो। ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सब आप इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हो दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डेप्थ में कवर करवाने वाला हूँ। देखो, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे माइंड मैप वाले। बाकी नितिन सिंघानिया सर की बुक जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक, यहाँ से मैं आपको पूरा ही डेप्थ में कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एक लाइन भी यहाँ से मिस करी ना दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ, आपका ही लॉस है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो इंटरव्यू तक जाते हैं, ठीक है, मेंस को क्लियर करते हैं ना, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, जो बेसिक बुक है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो उनका उसके ऊपर बहुत अच्छा कमांड होता है। ठीक है, वो बहुत सारे बुक नहीं पढ़ते, वो कोई एक बुक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी को बार बार पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ेंगे कि यार ये इम्पोर्टेंट है बस ये पढ़ लिया। ठीक है, उनको लग रहा है ऐसा कि ये इम्पोर्टेंट है बस सिर्फ ये पढ़ लिया। नहीं भाई, स्टैंडर्ड बुक में से, स्टैटिक की बुक में से आपको कुछ नहीं छोड़ना होता है। जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत बोलता हूँ, भाई लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं लक्ष्मीकांत को आपको क्वेश्चन बैंक से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन बैंक से एक्टिव रिकॉल भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक से ही ना ये कोचिंग वाले भी नोट्स बनाते हैं सारे। जो रंग बिरंगे बुक बनाते हैं ना, ब्लू बुक्स है ना, ग्रीन बुक और रेड बुक, टाटा, ये सब स्टैंडर्ड बुक से ही बने हैं दोस्तों बुक। ये सारे जो नोट्स बनते हैं ना कोचिंग वालों के, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँ तो सही रहेगा, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, ये स्टैंडर्ड बुक से ही बनाते हैं नोट्स अपने। आप देख लेना, ये नितिन सिंघानिया सर से ये माइंड मैप्स तैयार किए गए हैं, नितिन सिंघानिया सर की बुक से, पूरा डिट्टो कॉपी एकदम। ठीक है, चलो आप चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ना। और इतना गाइडेंस बहुत है आपके एग्जाम के लिए, और इसे वन बाय वन इन सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो, और क्या आप इसे एक लाइन में लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं तो लिख सकता हूँ इसे एक लाइन में। और आप बोल दोगे कि जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना ही इन्फ्लेशन है, तो मैं बोलूँगा कि ये भाई साहब, ये आधा अधूरा ही है। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है इन्फ्लेशन का। रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर इन्होंने लिख तो दिया है अ फॉल इन द परचेजिंग पावर, अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। रीज़न क्या है, देखो, इन्फ्लेशन को जब भी हम मेज़र करते हैं ना, तो इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप अपने मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर आप फ्रूट्स खरीदने गए, ठीक है,
और आपको एप्पल का जो प्राइस है आज जो मिल रहा है वो 50 रुपीज़ केजी मिल रहा है और कल आप गए वो 60 रुपीज़ केजी हो गया। तो आप इसे बोल दोगे कि 10 रुपये का बढ़ना यही तो इन्फ्लेशन है। लेकिन दोस्तों ये इन्फ्लेशन नहीं बोला जाएगा। क्या पता आप उसके एक दिन के बाद जाओ और फिर आपको 50 रुपये केजी ही 50 रुपये केजी ही आपको एप्पल मिल जाए मार्केट के अंदर। तो ये इन्फ्लेशन कैसे होगा दोस्तों? आप मुझे बता दो। तो ये तो डेली बेसिस के ऊपर ना प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। रीज़न क्या है इसके ऊपर? एक तो सप्लाई का है, ठीक है? और सीज़न का भी है। क्योंकि सीज़न वाइज़ ही आपको फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं मार्केट के अंदर। मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इन्फ्लेशन को ना जब भी हम मेज़र करेंगे, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मेज़र करेंगे और तभी हम मालूम कर पाएँगे कि भैया राइज़ इन जनरल प्राइस लेवल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? अभी डेली बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते हम। तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू, मैं इसको हाइलाइट करता हूँ और आपको ये बात को ध्यान रखना है, रेफर्स टू अ राइज़ इन द जनरल प्राइस level in the economy over a period of time. In other words, it is nothing but the rise in the average price level of all goods and services in the economy. और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है कि इन्फ्लेशन को ना मेजर किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। दैट इज कि अगर इन्फ्लेशन 2.2% था, ठीक है, 1 मई 2020 को, तो ये इंडिकेट करता है राइज इन द प्राइसेस एज कंपेयर टू प्राइसेस 1 ईयर बैक। मतलब 1 मई 2019 को कितना था उससे कंपेयर करके हम इन्फ्लेशन को जो है मेज़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 से 2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले से हम मेज़र करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मिल गया और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया कि हाँ, जब भी मैं इन्फ्लेशन को मेज़र करूँगा तो ये ओवर ऑफ पीरियड के बाद टाइम के बाद ही करूँगा और यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इन बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ना जो भी ये बॉक्स बना के रखते हैं ना नितिन सिंह क्या नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने बॉक्स बना के दिया है रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। और दोस्तों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता ना इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, तो मैं रियल बता रहा हूँ, हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग ना मतलब करते ही नहीं, ठीक है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया के अंदर होता ही नहीं। इसके लिए आरबीआई के पास क्रिटिकल रोल नहीं होता कि गवर्नमेंट ही सारा हैंडल कर रही होती है अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हमारा इन्फ्लेशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है? इन्फ्लेशन एंड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये आपको जानना है यहीं पे। तो मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा लिख दिया है, इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है? हो जाता है राइटिंग में, ठीक है? तो इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है। तो उसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या पता वेजेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा हो, है ना दोस्तों? वेजेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा हो। तो भैया लेबर के जब वेजेस बढ़ते हैं, तो क्या करता है लेबर? लेबर क्या करता है? लेबर भैया करेगा एम्प्लॉयमेंट, यस और नो? कहेगा कि मुझे अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो और वर्कर्स आएँगे काम करने के लिए, और वर्कर्स जॉइन करेंगे काम करने के लिए, ठीक है? कंपनीज़ को जॉइन करेंगे, फैक्ट्रीज़ को जॉइन करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है काम करने पर। तो ये दैट मीन्स कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। मैं अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपको मैं ना तोड़-मरोड़ के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी अब इसको हम डिटेल में जाएँगे, डोंट वरी। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से कि भैया वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है? और वर्कर्स काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट की जो डिमांड है, तभी वेजेस भी बढ़ रही है ना? गुड्स की डिमांड है, तो यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? जगह अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आउटपुट प्रोड्यूस होगा मार्केट के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है और जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाएगा नहीं क्या? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा नहीं क्या? लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके बाद ये समझ लो इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिव में ले जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये बोलते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है, अभी हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग आया कहाँ से।
4 प्लस माइनस 2 होता है। रीज़न क्या है? हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए 6% इन्फ्लेशन है, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है। 4% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट बोल रहा हूँ, तब भी सही है। 2% है, तब भी सही है। हम मानते हैं कि 4% होना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? इससे हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा, ठीक है? और हमारा इन्फ्लेशन टारगेट भी बना रहेगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। 6% से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एज़ कंपैरिज़न टू देखोगे तो ये 4% से ज़्यादा ही इन्फ्लेशन है, तो वो भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। 2% में इन्फ्लेशन तो है, लेकिन बहुत कम इन्फ्लेशन है, ठीक है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है? तो इन्फ्लेशन कम है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगा। रीज़न यही है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गुड्स की प्राइस लेवल बढ़ती है। जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है ना, तो सप्लायर साइड से देखोगे तो उनको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? जब गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो सप्लायर को फ़ायदा मिल रहा है क्या करने में? गुड्स को सप्लाई करने में, ठीक है? तो सप्लायर होते कौन है? तो प्रोड्यूसर ही होते हैं, ठीक है? जब वो देख रहे हैं कि भैया मेरे गुड्स का सामान या मेरी सर्विस का सामान जो है ना, मार्केट में महँगा होता जा रहा है, दैट मीन्स कि मुझे प्रॉफ़िट होने वाला है, ठीक है? तो ये प्रॉफ़िट देखेंगे, तो ये क्या करेंगे दोस्तों? ये कहेंगे भैया मेरे को आउटपुट बढ़ाना चाहिए, मुझे आउटपुट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे गुड्स का जो है ना डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? मार्केट में, उसका प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने का मतलब गुड्स की डिमांड ही बढ़ रही है एक तरीके से। तो मेरे को आउटपुट बढ़ाना चाहिए। अब आउटपुट बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा वर्कर्स भी चाहिए, तो वो वर्कर्स रखेंगे और वर्कर्स क्या करेंगे फिर? डिमांड करेंगे। क्यों? वो देखेंगे भैया मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी है, तो वो डिमांड करेंगे कि भैया मेरा वेजेस थोड़ा बढ़ा के दो, तो वेजेस भी बढ़ेगा उनका। यस, वेजेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भैया इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है? इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में भी आपका पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपका रिड्यूस होगा, कम होगा, ठीक है? तो इस बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन बातों को तो, ठीक है? ये चेन बना के रखनी है आपको अपने माइंड में हमेशा, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। ये बोल भी दिया है इन्होंने भैया नितिन सिंघानिया सर ने कि दे गो हैंड इन हैंड इन द शॉर्ट रन। ये बात इन्होंने पहले ही बोल दी है, शॉर्ट रन में। इन शॉर्ट रन में इन्होंने पहले ही बोल दी है बात, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉल्स विद एनी पॉलिसी टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब यही बात बोल दिया है कि अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करना चाहोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है फॉल्स होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी फॉल्स होगा। ऑन द अदर हैंड हायर growth rate can be achieved at the cost of high inflation rate in the short run. However, in the long run, it is the price stability which matters more. That means कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करोगे लॉन्ग रन के अंदर, दैट मीन्स कि प्राइस स्टेबिलिटी करोगे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है लॉन्ग रन में, बाय मेंटेनिंग इन्फ्लेशन एट अ डिसाइड रेट, वही इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है दोस्तों? तो लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी रखना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा ही है, अब 6% से ऊपर हो गया, थ्रेशोल्ड हमारा पार हो गया, ठीक है? जो हमारा हाई थ्रेशोल्ड है 6%, अगर ये पार कर जाता है तो ये भी वर्स्ट केस हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी परचेसिंग पावर बहुत कम होती जाएगी, ठीक है? परचेसिंग पावर जो है कंज्यूमर की कम होती जाएगी, मनी की परचेसिंग पावर कम होती जाएगी, पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि आपकी करेंसी का ना डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, यही बात मैं अभी आपको समझा रहा था कि इन्फ्लेशन जो हम मेज़र करते हैं ना, ये हम प्राइस इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अभी प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जहाँ पर हम प्राइस को ना इंडेक्स करते हैं परसेंटेज नंबर में, ठीक है? जो कि हमें दिखाता है कि एक्सटेंट टू व्हिच प्राइस हैव चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम एज़ कंपेयर टू प्राइसेस ऑफ अ बेस ईयर। अभी बेस ईयर क्या होता है? जब मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर रियल जीडीपी समझा रहा था, तो उसके अंदर मैं बता रहा था कि हम इसके अंदर क्वांटिटी करंट ईयर की लेते हैं, लेकिन प्राइस जो होता है वो बेस ईयर का होता है, ठीक है? बेस ईयर का होता है या कांस्टेंट ईयर का होता है, जो कि इस समय है 2011-12। इससे हम ये पता कर पाते हैं कि भैया इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी तो नहीं बढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पर हम सिर्फ आउटपुट को देख लेते हैं, है ना? क्योंकि प्राइस तो हमारा कांस्टेंट होता है। हम प्राइस 2011-12 का ले रहे हैं, उन कमोडिटीज़ का, उन सर्विसेज़ का, ठीक है? तो यहाँ पर हम बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं
कि प्राइस कितना बढ़ा, ठीक है? तो उसको इंडेक्स करा जाता है प्राइस को, ठीक है? अब इसको मैं अभी और आगे आपको समझाता जाऊँगा। यहाँ पर हम ये समझते हैं अब कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है? आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेंगे इकोनॉमी के अंदर, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। आपका मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है, ठीक है? 1 मार्क के अंदर आ सकता है, मतलब 1 मार्क मतलब मैच द फॉलोइंग के अंदर ही अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन आए और मैच द फॉलोइंग में आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है? माइल्डेस्ट मतलब कम, ठीक है? लो इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे वो माइल्ड या लो इन्फ्लेशन रेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन उसका जो रेट होगा वो कम होगा, लो होगा, ठीक है? अब इसका परसेंटेज कितना होगा, तो ये वेरी कर सकता है 2 से लेके 3%, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन्फ्लेशन जो है ना मैनेजेबल होता है, इसलिए बोला था मैंने कि हम टारगेटिंग क्या करते हैं, हम टारगेटिंग करते हैं 4 + -2। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों मैं, 4 + -2 हमने थ्रेशोल्ड क्यों बनाया है, रीज़न बताता हूँ। 6% हमारा हायर थ्रेशोल्ड है, 2% हमारा लोअर थ्रेशोल्ड है। हम चाहते हैं कि 2% से भी कम इन्फ्लेशन ना हो, 2% रहे। रीज़न क्या है, हमारा जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ना दोस्तों इन्फ्लेशन सही होता है, क्योंकि हमें हायर ग्रोथ रेट चाहिए होता है ना? हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो विश होती है, वो है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? हम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। लेकिन अगर आप यूएसए देखो ना, यूएसए डेवलप इकोनॉमी है, यूएसए डेवलप इकोनॉमी है। वहाँ पर 2% भी इन्फ्लेशन होता है ना, तो उनके लिए हायर है ये, ठीक है? हाई इन्फ्लेशन रेट है उनके लिए। आई बात समझ में? और हमारे लिए ये माइल्ड है, हमारे लिए माइल्ड है, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं। वो अपने पीक पे आ चुके हैं, वो अपने पीक पर आ चुके हैं, वो डेवलप बन चुके हैं। उनका जितना आउटपुट प्रोड्यूस होना था, जो भी वो पोटेंशियल था, वो अपना पोटेंशियल अचीव कर चुके हैं, हर फील्ड में, हर सेक्टर में। अभी हम नहीं कर पाए, हम अभी तक एग्रीकल्चर में नहीं कर पाए, ठीक है? अब सेकंड है आपका वॉकिंग, नाम से वो चल रहा है वॉकिंग, मतलब ये चलने वाला आपका इन्फ्लेशन है, चलने वाला मतलब इकोनॉमी के लिए चल जाएगा, ठीक है? तो ये भाई क्रीपिंग से ज़्यादा होता है, लेकिन 3 टू 10% है। दैट मीन्स कि चल जाएगा, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। 3 टू 10 चल जाएगा, इट्स कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन मस्ट बी टेकन सीरियसली, लेकिन इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि वार्निंग साइन देने लगेगा आपको कि वार्निंग फॉर द अकरेंस ऑफ रनिंग और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। दैट मीन्स कि ये आपको दिखा रहा है कि चल कर ना ये रनिंग बन सकता है, ये ग्लोपिंग इन्फ्लेशन बन सकता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, अगर आप इसको चेक नहीं करोगे ना, तो ये आपके लिए सीरियस कंसर्न बन सकता है एक। तो ग्लैपिंग इन्फ्लेशन थर्ड है आपका, इसके अंदर मोर देन 10% आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और अप टू 50%। अब ये होता क्या है, टू टू दिस देखो, मतलब अगर अगर इतना इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, तो बिजनेसेस जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो जो उनकी इनकम है ना, वो कैन नॉट कीप अप विद द कॉस्ट एंड द प्राइसेस। यस भाई, आप वेजेस कितना ही बढ़ा लो, गुड्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं भाई, 50% से बढ़ रहे हैं, तो आप खरीद ही नहीं पाओगे भाई, आपका जो परचेसिंग पावर है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आप कहीं वेजेस कितने ही बढ़ जाए, लेकिन आपको ना झोली भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, तब आप सामान खरीद पाओगे, एक ब्रेड खरीद पाओगे। इतना अगर इन्फ्लेशन होगा तो 50% पहुँचना, दैट मीन्स कि आपको ना एक कट्टा भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, ठीक है? बोरी भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, तब आप कोई चीज़ खरीद पाओगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप कमोडिटी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू मनी, ठीक है? मनी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, परचेसिंग पावर आपकी घटती जाएगी, ठीक है? तो ये होता है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब जो फोर्थ टाइप का है, ये सबसे खतरनाक है, इसलिए इसको बोला गया है हाइपर इन्फ्लेशन। ये अनकंट्रोलेबल होता है दोस्तों, ये एक्सट्रीम फॉर्म होता है इन्फ्लेशन का, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पर ये देखने को ही मिलेगा आपको 2-3 कंट्री के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है? वेयर द प्राइसेस राइज एट अलार्मिंग हाई रेट, ठीक है? 50% एवरी मंथ, ये यही वर्ड का ध्यान रखना, 50% एवरी मंथ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में आ गई कोई कोई इकोनॉमी या कंट्री, तो भाई साहब वहाँ पर अलार्मिंग रेट का पर इन्फ्लेशन बढ़ता है। और मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूँ कि ये वेनेजुला में हुआ है, ईरान में भी चल रहा है, ठीक है? ईरान में इतनी बॉम्बिंग हो रही है, यूएसए कर रहा है, तो भाई वहाँ की इकोनॉमी तो बिल्कुल कोलैप्स्ड हो गई ना। यस, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा भाई, है ना? तो ये यहाँ पर देखो बता रखा है, इट इन एक्सट्रीम सिचुएशन द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी रिड्यूसेस ऑलमोस्ट टू जीरो, paper money becomes worthless. In such case, even buy a loaf of bread and some vegetables.
वन नीड्स टू कैरी मनी इन दी बिग गनी बैग्स। ठीक है, तो भैया ये सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। दस मनी स्टॉप्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो मनी का खत्म हो जाएगा, कोई स्टोर करना नहीं चाहेगा मनी को, क्योंकि मनी की वैल्यू बची ही नहीं। एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस, द हाइपर इन्फ्लेशन वाज एक्सपीरियंस्ड बाय हंगरी इन 1946, जिम्बाब्वे in 2004 to 9. Currently, the economy of Venezuela is passing through it. है ना, हाइपर इन्फ्लेशन इट वाज, देखो इतने परसेंट है भाई साहब, 1,30,000% 2018 के अंदर। और ईरान के अंदर भी, तो ईरान के ऊपर बहुत सैंक्शन लगा रखे यूएसए ने यार, तो बिल्कुल उनकी तो चौपट हो रखी इकोनॉमी। तो इन मई 2020 ईरान इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी टू टैकल द हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि उनकी जो पुरानी वाली करेंसी थी ना भाई वो तो पिट गई, तो उनको न्यू करेंसी छापनी पड़ी, वो ही पिट रही है अब। तो द ईरान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली चेंज द नेशनल करेंसी फ्रॉम रियाल टू टोमन। वन टोमन इक्वल्स टू 10,000 रियाल्स। अब एक टोमन की जो वैल्यू 10,000 रियाल्स की हो गई है। एंड घेरन इज अनदर न्यू डोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट, एंड 100 घेरन मैक्स 0.01 टोमन। ठीक है, तो ये वहाँ के हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है दोस्तों ईरान की, कि उनको करेंसी ही नहीं लानी पड़ गई टैकल करने की इन्फ्लेशन को। तो ये भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, अगर मेंस में आता है तो ये सब एग्जांपल देकर आप अपना वैल्यूएशन कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि फर्स्ट टाइप है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पीवाईक्यू आ भी रखा है, मैं दिखा भी दूंगा, मैंने आपको पीवाईक्यू सोल्व भी करा रखे हैं लास्ट 35 ईयर्स के, तो इसकी टेंशन लेना मत पीवाईक्यूज की। ठीक है, और इस बुक के अंदर तो हर चैप्टर पे आपको लास्ट में आपको 10 to 15 ईयर्स की पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर से। बाकी आपको पीवाईक्यूज की मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सारे लास्ट 35 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट टाइप आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम से भी चल रहा है कि डिमांड को पुल कर दिया गया है, मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी की उतनी है, डिमांड को पुल कर दिया गया है, सप्लाई उतनी की उतनी है। दैट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यस, बिल्कुल डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। आप पूछोगे कैसे, हम एग्जाम्पल दो, तो भाई मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अभी देख लो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आईफोन 17 का। ठीक है, आईफोन 17 का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये न्यू सीरीज आई थी आईफोन 17। ठीक है, ये ऑरेंज वाला जो फ़ोन था आपका, ऑरेंज कलर का जो निकाला ना उन्होंने है। ठीक है, तो ये इन्होंने न्यू सीरीज निकाली आईफोन 17 की। तो इनिशियली देखो ना, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंडिया के अंदर ही, वर्ल्ड वाइड के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो जब भी ये फ़ोन लॉन्च हुआ आईफोन का 17 सीरीज़, तो जब भी लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा हाई, और ये मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी कितना बना देगी भाई, लिमिटेड स्टॉक ही तो बनाएगी स्टार्टिंग में, वो देखेगी ना कि डिमांड कितना, उस हिसाब से वो नेक्स्ट जो है बोलेगी, ऑर्डर देगी कि भैया और बनाओ आईफोन को, है ना। आईफोन 17 की बहुत बिक्री हो रही है, तो पहले तो लिमिटेड ही आएगा ना स्टॉक मार्केट के अंदर। जब लिमिटेड आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करा आईफोन 17 का, तो इसका प्राइस आपको कॉस्ट देखने को मिलेगा, वो हाई देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ड्यू टू डिमांड, ध्यान रखना, ड्यू टू डिमांड, ड्यू टू डिमांड, डिमांड के बढ़ने से ऐसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई ये 17 सीरीज़ या फिर आईफोन सीरीज़ की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि लोग इसको समझते हैं स्टेटस की तरह। ठीक है, कि मैं अगर मेरे पास आईफोन 17 है तो मैं अमीर हूँ। ठीक है, मेरा जो लेवल है थोड़ा बाकियों से अच्छा है, ये दिखाने के लिए करते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ी। लेकिन अब देखो आईफोन 17 को लॉन्च हुए मेरे हिसाब से साल भर होने वाला है। अब जो आईफोन 18 की बात हो रही है, तो जो भी नई सीरीज़ आएगी, तो अब इसकी डिमांड घट रही है, तो इसका प्राइस जो है कंपनी जो एप्पल है, ठीक है, अब इसका प्राइस या कॉस्ट जो है कम कर देगी, क्योंकि अब इसकी डिमांड कम हो गई है। दैट मीन्स कि आपको पता चल गया जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, देखो मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, मेरे पास 100 आईफोन थे और मार्केट में डिमांड थी, 200 लोग इसको परचेस करने के लिए तैयार हैं, कितने पे, 80,000 रुपये में, 80,000 पर पीस पे या पर स्टॉक पे, पर यूनिट के ऊपर लोगों को देने के लिए तैयार है, 200 लोग ऐसे। लेकिन मेरे पास मोबाइल तो केवल 100 ही है, 100 यूनिट्स ही है, तो मैं क्या देखूंगा कि भाई मैं 100 को बेच भी दूंगा ना, तब भी 100 लोगों की डिमांड है, तो मैं इसको 80,000 में क्यों बेचूँ।
मैं इसको 1 लाख क्यों ना कर दूँ? 20,000 रुपये मेरे को ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। फिर जब मैंने इसको 1 लाख करा, तो क्या पता 200 लोग तैयार ना हों इसको 1 लाख में खरीदने के लिए, लेकिन इसको 120 लोग अभी भी तैयार हों 1 लाख पे खरीदने के लिए। तो वो ये देख रहा है कि 20 लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसको अब इसका और प्राइस बढ़ा कर देखता हूँ। 1,10,000 कर दिया उसने, ठीक है? 1,10,000 कर दिया। तो उसको उन्होंने देखा कि यस अभी भी 105 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो बेचेगा इतने इतने प्राइस से बेचेगा वो, ठीक है? फिर भी 5 लोग एक्स्ट्रा ही हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये होता है डिमांड का आपका रीज़न, जिसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ता है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल समझ-समझ के ही पढ़ना है, तभी आपको ना हमेशा याद भी रहेगा। इकोनॉमी को समझने के लिए हमेशा आपको रियल लाइफ़ से इसको जोड़ना पड़ेगा। रियल लाइफ़ से अगर आपने जोड़ लिया इकोनॉमी को, कभी नहीं भूलने वाले भाई, कभी नहीं। और ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, सबसे प्यारा, ठीक है? इसे पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। तो इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज़ इन द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड खुद बोल दिया, एंड कंजम्पशन ड्यू टू, अभी ड्यू टू किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी भी रीज़न से डिमांड बढ़ सकती है। या फिर इंक्रीज़ हो जाए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, अब इसका भी केस समझाऊँगा अभी आपको। या फिर लोअर रेट ऑफ सेविंग बाय हाउसहोल्ड्स, या डेप्रिसिएशन कर जाए लोकल एक्सचेंज रेट में, या रिडक्शन इन द टैक्सेस, या फिर इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। ये किसी भी वजह से हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि इंक्रीज़ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब भाई फर्स्ट केस देखो, मैं आपको फर्स्ट केस समझाता हूँ। भाई प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ रही है, मतलब लोगों को पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, मतलब सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, लोगों को पेंशन वगैरह दे रही है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो लोगों के हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रही है इकोनॉमी के अंदर। तो जैसे मनी सप्लाई बढ़ाओगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो लोग परचेज़ ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। सेकंड सेकंड दे रखा है यहाँ पर, लो रेट ऑफ सेविंग्स बाय हाउसहोल्ड। या फिर समझ लो बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, कोई सा भी अकाउंट है, अगर आपको लो सेविंग रेट दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको मतलब कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप बैंक के अंदर पैसा जमा करने की बजाय आप उसे खर्च करना ज़्यादा पसंद करोगे कि भाई मैं फिक्स डिपॉजिट करने जा रहा हूँ और वो मेरे को कह रहा है 2-3% मिलेगा सिर्फ, और इन्फ्लेशन कितने से बढ़ेगा भाई? 5%, 6% से बढ़ेगा, तो इससे तो मेरे पैसे की वैल्यू और घटेगी, ठीक है? बढ़ेगी थोड़ी ना, और घट ही रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पैसे को खर्च करता हूँ और कोई कमोडिटी खरीद लेता हूँ। कमोडिटी की वैल्यू तो बढ़ती है हर साल, यस और नो? तो उसने कहा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूँगा, मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँगा, तो यस। तो अगर आपका सेविंग रेट या फिर इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है? या फिर सेविंग रेट समझ लो, सेविंग लोग कम कर रहे हैं, ठीक है? अगर सेविंग कम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो परचेज़ ज़्यादा करेंगे, वो परचेज़ ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो दैट मीन्स की डिमांड बढ़ेगी। थर्ड, डेप्रिसिएशन इन द लोकल एक्सचेंज रेट, ये भी दोस्तों, ये भी एक रीज़न है। अब देखो दोस्तों, ये भी एक रीज़न है कि भाई हुआ क्या कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो करेंसी है, ठीक है? आपकी जो करेंसी है डेप्रिसिएट कर रही है, ठीक है? डेप्रिसिएट कर रही है। आपकी जो करेंसी है, जो लोकल एक्सचेंज मार्केट है आपका, एज़ कंपैरिज़न टू अदर करेंसी, ठीक है? हम यूएस डॉलर को भी लेते हैं उसके अंदर, तो डेप्रिसिएट कर रही है, तो क्या होगा? आप मुझे बता दो। आपका डेप्रिसिएट कर रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो करेंसी है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है करेंसी के अंदर, ठीक है? और डॉलर की डिमांड कम है, या फिर किसी भी करेंसी की डिमांड जो किसी भी करेंसी की सप्लाई है वो कम है ना? आपके रुपये का सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप देखोगे कि भैया मेरी करेंसी तो डेप्रिसिएट करने वाली है और कर रही है। अगर इस पैसे को मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, इस पैसे को, जो मेरे हाथ में पैसा है, करेंसी है, रुपया है, अगर इसमें खर्च नहीं करूँगा, तो ये और डेप्रिसिएट कर जाएगी, ये और डेप्रिसिएट कर जाएगी। इससे बढ़िया मैं कोई कमोडिटी नहीं परचेज़ कर लूँ। यस, तो इसलिए भी करोगे डिमांड। फोर्थ, रिडक्शन इन टैक्सेस। यस भाई, जब टैक्स कम हो जाएगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। टैक्सेस कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको नेशनल इनकम पहले चैप्टर में पढ़ाया है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यस और नो? फिफ्थ, इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट। यस, आपको अगर लोन मिल जा रहा सस्ते इंटरेस्ट रेट पर आराम से आपको लोन मिल जा रहा है, और गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा रही है, ठीक है? क्रेडिट बढ़ा रही है इकोनॉमी के अंदर, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे?
परचेज नहीं करेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस। तो ये आपने 5 के 5 केसेस समझ लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे आपको ऐसे ही कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। तो क्या होगा दोस्तों इससे? इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम in the hands of households, thereby resulting increase in the aggregate demand with no change in the aggregate supply. सप्लाई तो उतनी ही रही, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई जिस इसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से, ठीक है, सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई इतनी कितनी रही लेकिन डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से जो आपको देखने को मिलेगा, जो कॉस्ट है या फिर प्राइस है, ठीक है, कमोडिटी की सर्विसेज की, वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। बस इतना ही समझना है दोस्तों। अगर आपको इसको चेक करना है इन्फ्लेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस इन्फ्लेशन को चेक करना है, करेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं, आपको सप्लाई बढ़ानी है। आपको ये सब निकालना कि भैया रेपो रेट बढ़ा दो, ये सब नहीं करना। आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने गलत मेजर अपना लिया ना दोस्तों, फिर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप अभी देखोगे, अभी के करंट सिनेरियो देखोगे, तो आपको मिलेगा कि एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे। रीज़न क्या है? गल्फ वॉर की वजह से, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, ईरान, यूएस और इज़राइल वॉर की वजह से एलपीजी का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एलपीजी की सप्लाई कम होती जा रही है, ठीक है। रीज़न क्या है? सप्लाई की कमी की वजह से, सप्लाई की कमी से जो है आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर का, गैस का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर मिल नहीं रहा, तो फूड भी महंगा मिलेगा आपको, खाना भी महंगा मिलेगा क्योंकि भाई फूड किस पे डिपेंड है? भाई इस एलपीजी सिलेंडर पे डिपेंड है, इसी से तो खाना बनाओगे। तो फूड के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, और भी प्राइसेस बढ़ेंगे, और भी ये तो जो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, गैस पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ेंगे। तो भाई क्या डिपेंड है कि एलपीजी की सप्लाई की कमी है। ऐसा नहीं है कि एलपीजी मिल नहीं रहा है मार्केट के अंदर। एलपीजी की सप्लाई कभी क्यों हो रही है? क्योंकि वहां से शिपमेंट नहीं आ पा रहे, हमारी शिप नहीं आ पा रही, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से उसे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, चोक कर रखा है, उसको चोक पॉइंट बना हुआ है, तो उसको ब्लॉक कर दिया ईरान ने। तो एलपीजी की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो एलपीजी की सप्लाई नहीं आ पा रही, तो जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, फूड का प्राइस बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट अगर भैया नहीं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक काम कर दो, रेपो रेट को बढ़ा दो, इससे थोड़ी ना हो जाएगा इन्फ्लेशन चेक। या गवर्नमेंट कहती कि नहीं टैक्स कम कर दो, भाई इन्फ्लेशन इससे चेक नहीं हो पाएगा। अगर आपको इन्फ्लेशन को चेक करना है तो आपको एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आ रहा, और अदर कंट्रीज ढूंढो, और सप्लायर देखो एलपीजी के कौन कौन है, वहाँ से सप्लाई मंगाओ। यस और नो, वही गवर्नमेंट कर भी रही है, ठीक है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो सुनोगे, तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हमने क्रूड ऑयल के अंदर करा है डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे ही हम एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी कर रहे हैं। जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ से हम लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सही स्टेप ले रही है। तो टू चेक दिस इन्फ्लेशन, द सप्लाईज नीड टू बी इंक्रीज एंड मैच द इंक्रीज डिमांड, हैंस रिलीविंग द इकोनॉमी फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब सेकेंड है दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये जैसे कि आपने ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा ना, आप इसको आपने देखा था कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर साइड से देखा था आपने ये। अब यहाँ पर आप ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ना सप्लायर साइड से देखोगे, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आप सप्लायर साइड से देखोगे, क्योंकि कॉस्ट पुश का मतलब हो गया है कि इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। यस, सप्लाई शॉक क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे मैंने आपको एलपीजी का बता रहा था, तो इट अकर्स व्हेन द जनरल प्राइसेस ड्यू टू द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मैंने आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेशनल इनकम वाले चैप्टर पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कैपिटल भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इस पे जो इनकम आती है वो लैंड पे आती है रेंट, ठीक है, लेबर को वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और कैपिटल को इंटरेस्ट। तो अगर लैंड की जो कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट से बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो
ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सच एस लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि इफ वेज ऑफ द लेबर राइजेस देन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो राइजेस, एज अ रिजल्ट द प्राइस of goods and services that are manufactured get high. When the supplies of inputs for production is reduced, it leads to increase in the price, or even when the production of agricultural products is adversely affected due to the various factors such as droughts and floods. इसकी वजह से भी अब एक ऑयल ऑयल का भी यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि 1973 में ऑयल सुख हो गया था, क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा था, तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस, ठीक है, ओपेक कंट्रीज के द्वारा, देयर वाज अ मैसिव राइज इन द जनरल प्राइस लेवल अक्रॉस द ग्लोब। तो cost push inflation also caused by increase in indirect taxes, increase in the import prices और higher cost of capital और interest rate। तो ये भी इसकी वजह से भी cost push inflation बढ़ता है। हाउ, देखो दोस्तों, जब जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी नहीं होगी, यस और नो। अभी गवर्नमेंट ने क्या करा था पिछले साल 2025 में, दिवाली के टाइम पे क्या करा था, उन्होंने क्या कहा था कि हम दिवाली के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं जीएसटी के अंदर, हम जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है उसे कम कर देंगे ताकि लोग बाग जो है ना परचेज ज़्यादा करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ जाएगी। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ेगा तो यस परचेसिंग पावर आपकी कम होती जाएगी, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस मतलब कस्टम ड्यूटी ये सब आप बढ़ा दोगे तो इम्पोर्ट प्राइस बढ़ेगा। या फिर एलपीजी कैसे बढ़ रहा है, एलपीजी का कॉस्ट प्राइस इम्पोर्ट प्राइस कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अब इंश्योरेंस भी शिप का बहुत महंगा हो जाएगा। क्यों, खतरा ज़्यादा है ईरान इजराइल वॉर से कि भैया शिप को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और डुबा दिया जा रहा है शिप को, ठीक है, मिसाइल मार दी जा रही है शिप के ऊपर। हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस, एंड इंटरेस्ट रेट का मतलब बढ़ने से क्या होगा कि आपको लोन नहीं मिल रहा, अब लोन नहीं मिल रहा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप भाई मशीन है, इनपुट है, जो भी है, अगर वो ही आपको महंगा मिल रहा है तो भाई आप अपना प्राइस भी तो महंगा करोगे ना, आप अपना जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस पर जब आप ज़्यादा चार्ज करोगे नहीं करोगे, यस। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का लेबर का एग्जांपल दिया ना, इसको मैं एक थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, समझाऊंगा आपको। अब आपको देखो दोस्तों, आप ये समझो, अरे वर्कर के वेजेस बढ़ रहे हैं तो होगा क्या, जो वर्कर के वेजेस बढ़ रहे हैं तो जो भी फर्म है वो ये देखेगी कि भैया मुझे ना पहले से ज़्यादा अब वेजेस देना पड़ रहा है, किसको, वर्कर्स को वेजेस ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट कहाँ से निकालूँ मैं, मेरा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। वेजेस मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है तभी यहाँ पर मेरे को जो है वर्कर्स काम करने को मिलेंगे, वर्कर्स मेरे तभी काम करेंगे अगर उनको वेजेस ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये डिमांड भी कर रहे हैं, नहीं दूंगा तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे कम प्राइस पे। तो होगा क्या दोस्तों, ये वेजेस ज़्यादा देंगे तो अब ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भैया मेरी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेरी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो ये क्या करेंगे, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे, कह देंगे भैया मेरी कॉस्ट जब आई वो बढ़ के आई है पिछली बार से, जो भी मैंने प्रोडक्शन किया था पिछली बार, समझ लो कोई आइटम मेरा 50 रुपये का तैयार हो रहा था, ठीक है, अब वो मेरा आइटम जो है ना 60 रुपीज़ में तैयार हो रहा है एक आइटम, तो मैं अब इसको 60 का नहीं बेचूंगा, अब मैं इसको 70 का बेचूंगा, क्योंकि पहले ये वाला आइटम है 60 का बेचने के लिए तैयार था, ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट रखकर, अब मैं इसको 10 रुपये प्रॉफिट फिर रखूंगा, लेकिन अब मैं 70 रुपये का बेचूंगा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं बढ़ा, यस। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर भी होता है कि भैया मानसून फेलियर हो गया, फ्लड आ गया, ड्रोट आ गया, तो जो है सप्लाई की कमी होगी, एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई सुख हो गया, तो उससे भी कॉस्ट पुश होगा, ठीक है, और उससे भी इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपका थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, ये लास्ट है। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है ना बच्चे समझ नहीं पाते, मैं इसको कीवर्ड के अंदर आपको ब्रेक करके आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल का मतलब कि आपके आना उस तरीका का स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है जो आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड है, ठीक है, जो आपके अंदर इकोनॉमी के अंदर डिमांड है उस हिसाब का आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है, तो हमेशा भी ध्यान रखना, इसको कीवर्ड में ब्रेक करना स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसके कुछ केस देखते हैं यहाँ पर। देखो,
इन्होंने यहाँ बता रखा है, इन दिस केस इन्फ्लेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमी सच एज backward agriculture sector, that is poor productivity, inefficient distribution and storage facility, many more. अब देखो दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाएगा। बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट मीन्स कि आपके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है अच्छी, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है अच्छी, ठीक है, हम बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने मखाना सुना होगा ना, मखाना बोर्ड भी बनाया गया था। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है, लेकिन बिहार जो है ना, नंबर 1 एक्सपोर्टर नहीं है, नंबर 1 एक्सपोर्टर नहीं है इसका, मखाना का। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इनके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मैकेनिज्म डेवलप नहीं है। जो मैकेनिज्म चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह के लोगों को एजुकेशन चाहिए, में स्किल्स चाहिए, वो डेवलप नहीं है बिहार के अंदर। जब ये सब डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बिहार नंबर 1 प्रोड्यूसर होने के बाद भी, इसका मखाना का नंबर 1 एक्सपोर्टर नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या है, स्ट्रक्चर में कमी है, ये क्या स्ट्रक्चर में कमी है, जिसकी वजह से जो मखाना बिहार के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो किसान वगैरह जो बेच रहे हैं, उनको जो कीमत मिल रही है मार्केट के अंदर, 1 kg मखाना बेचने पर 60 रुपये 70 रुपये मिलती है उनको 1 kg बेचने पर। और मार्केट में हमें दिल्ली में, बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, इवन यूपी देख लो, ठीक है, कितने का मिलता है बताएं? 2000 रुपये kg, 2000 रुपये पर kg मिलता है ये मखाना। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा? ये इन्फ्लेशन बढ़ा स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर इन स्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है हमारे इकोनॉमी के अंदर। बिहार को अगर नंबर 1 प्रोड्यूसर बनना आता है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है भी बिहार मखाना का, अगर नंबर 1 एक्सपोर्टर बनना है, तो उनको ये मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटी देनी पड़ेगी, स्किल्स देनी पड़ेगी, बिहार के किसानों को, फार्मर्स को मार्केट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, तो इन्फ्लेशन अपना आप कम होगा इसमें भी, ठीक है, मखाना के अंदर। फिर ये जो 2000 रुपये के जी जो मिल रहा है, क्या पता आपको 1000 रुपये के जी मिल जाए दिल्ली के अंदर, है ना, और बिहार नंबर 1 एक्सपोर्टर भी बन जाए, क्योंकि नंबर 1 प्रोड्यूसर है तो नंबर 1 एक्सपोर्टर भी बनना चाहिए बिहार मखाना का, ठीक है। तो बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ये आपका प्राइम एग्जांपल है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का। फिर इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, तो मैंने आपको समझा दिया, एंड मैनी मोर यहाँ पर पहले बोल दिया गया है। मैं स्ट्रक्चर की कमी में कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, ठीक है, कुछ भी हो कमी, तो वो इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और यही डेफिशिएंसी जो है ना, क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, लीड करती हैं शॉर्टेजेस को, विच इन टर्न कोज इन्फ्लेशन। इट इज़ आल्सो टर्म बोटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है, बोटल नेक मतलब कि भैया बोतल में पानी भरा हुआ है, अब बोतल की जो नेक है ना, इसी को बंद कर रखा आपने, तो बोतल से पानी कैसे पियोगे, ठीक है, तो शॉर्टेज हो गया, बोटल नेक इन्फ्लेशन होगी, एंड द गवर्नमेंट फेसिस टफ टाइम टैकलिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इट कैन बी हैंडल्ड थ्रू मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर दोस्तों पूरी चेन लिंक होती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, स्किल्स देना पड़ेगा लोगों को, स्टोरेज फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ये सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा आपको, मार्केट बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसी मार्केट बनानी पड़ेगी जो लिंक्ड हो, ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर इस टाइप के इन्फ्लेशन से आपको बाहर निकलना है तो। अब आगे दोस्तों, मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लेते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट तो ये सभी था जो मैंने आपको पढ़ाया, और आपको समझ में भी आया होगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में भी आया होगा। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 टाइम्स आ रखा है CPI WPI के ऊपर,
तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इवन ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके। और भाई साहब आपसे पूछा तो जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है आपका करंट अफेयर्स में रहने वाला टॉपिक है, तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए आपका। तो हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने का। फर्स्ट है WPI, सेकंड है आपका CPI एंड थर्ड है आपका GDP डिफ्लेटर। ठीक है, थर्ड है आपका GDP डिफ्लेटर। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, WPI। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम होलसेल प्राइस देख रहे हैं। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम इन्फ्लेशन जो देखेंगे वो होलसेल प्राइस के ऊपर देखेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस नहीं है। ठीक है, जो कि CPI में क्या होता है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपेयर तभी कर पाओगे आप जब आपको WPI और CPI दोनों के बारे में पता होगा। ठीक है, और डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन द होलसेल प्राइसेस ऑन अ मंथली बेसिस। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि मंथली बेसिस पे इसे कैलकुलेट करा जाता है, और ये पहले वीकली बेसिस के ऊपर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि WPI फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1942, आज़ादी से पहले ही। अब कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, दैट इज DIPP, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंपाइल्स एंड पब्लिशेस WPI। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012 अपॉइंटेड डॉक्टर सौमित्र चौधरी टू रिव्यू द होलसेल प्राइस इंडेक्स मैथोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। आप कितने कम्युनिटीज़ को ये देखते हैं, कितने कम्युनिटीज़ के अंदर ये इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो WPI टेक्स इनटू काउंट 697 कम्युनिटीज़ और वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर इन्फ्लेशन। एक कीवर्ड आपको ये भी ध्यान रखना है, एक लाइन की, बट इट डज नॉट टेक इनटू काउंट सर्विसेज। दैट मीन्स के अंदर ये सर्विसेज के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करते, जो कि CPI करता है, WPI नहीं करता। और ये UPSC में क्वेश्चन आ रखा है। WPI मेजर्स एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के वो यहाँ पर हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। मतलब अगर इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर मेजर करना है तो फैक्ट्री प्राइस के ऊपर करते हैं। अभी मार्केट के अंदर कम्युनिटी नहीं आया है, मार्केट के अंदर कितने का प्राइस मिल रहा है, कितने का कम्युनिटी मिल रहा है, ये हम यहाँ पर मेजर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो these communities to measure inflation, in the other words, it takes into account prices of commodities before they reach consumers। तो यहाँ पर हम जो भी कमोडिटी के इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, जिन कमोडिटी के इसका मतलब प्राइस को हम मेजर करते हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, वो उन कमोडिटीज का चेक करते हैं जो अभी तक कंज्यूमर तक पहुँचे नहीं हैं, मतलब होलसेल प्राइस पे करते हैं। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। इसलिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लग गया दैट मीन्स कि वो कंज्यूमर प्राइस बन गया, दैट मीन्स वो अब CPI बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये लेस इफेक्टेड होता है बाय द एनी चेंज इन द फिजिकल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। रीजन यही है, जब इसके अंदर अभी टैक्स नहीं लगा तो फिजिकल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आएगा भाई, फिजिकल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड ही नहीं है, तो फिजिकल पॉलिसी का क्या चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसलिए लेस इफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, अब व्हाट इज द बेस ईयर या बेस इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर PYQ आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि 2011-12 है बेस ईयर हमारा। ठीक है, और मैंने आपको जब रियल GDP नॉमिनल GDP बढ़ा रहा था तो उस टाइम पे समझाया भी था कि बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, तो बेस ईयर यहाँ पर देखो बता रखा है, बेस ईयर इज द ईयर ऑफ द बेसिस ऑफ विच वी कंप्यूट इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस। इन अदर वर्ड्स, बेस इफेक्ट shows द impact of the price level of previous year on calculation of the inflation rate। क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एज अ बेस ईयर, ये अब मेरे को आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं बेस ईयर को मतलब बनाने के लिए।
ठीक है, कि कौन सा बेस ईयर हम बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, उसके लिए हम नॉर्मल ईयर देखते हैं। तो नॉर्मल ईयर या फिनेंशियल ईयर को हम कौन सा देखेंगे, तो यहाँ पर उसके क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं कि भैया नॉर्मल ईयर, ठीक है, या फिर बेस ईयर हम किसको देंगे। तो जहाँ पर ईयर जो है लेस मॉनसून डेफिसिट हुआ है, ईयर विथ नो मेजर नेचुरल क्लाइमिटी या ड्रॉट या फेमाइन, दैट ईयर शुड नॉट हैव इन्फ्लेशन एट अलार्मिंग रेट, unstable years in terms of economic activity not considered as a base year। ध्यान रखना, unstable year in terms of economic activity, अगर unstable है तो ये base year नहीं कैलकुलेट होगा। there should not be much gap between the base year chosen and current year। base year uses 2011, ठीक है, 2011 है ना, अर्लियर इट वाज 2004 एंड 5, मतलब आप ज़्यादा साल का गैप मिलोगे। ठीक है, जैसे कि अब बात चल रही है, मैंने आपको बताया था कि 2021 22 करने की बात चल रही है, बेस ईयर चेंज करने की दोबारा बात चल रही है। तो ज़्यादा गैप नहीं ले रहे हम, 10 साल का गैप ले रहे हैं। ठीक है, 21-22 ज़्यादा गैप ले रहे हैं, 2011-12 है, अब 21-22 ले रहे की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट बेस ईयर आपको देखने को मिलेगा 11-12 है, ठीक है, जो कि 2004-5 था पहले। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो उन्होंने एक बात और बोल रखी है कि जो WPI के अंदर 697 जो कम्युनिटीज़ हम इंक्लूड करते हैं, जो कि पहले 676 थे, इसको हमने मेजरली कैटेगराइज कर रखा है इन कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो बता रखा है, यहाँ पर प्राइमरी आर्टिकल्स मिलेंगे, फ्यूल एंड पावर मिलेगा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मिलेगा। अब यहाँ पर वेटेज दे रखी है ओल्ड बेस ईयर के ऊपर, वेटेज दे रखी है न्यू बेस ईयर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर रिमार्क्स दे रखा कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने दे रखा है सीरियल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिनरल्स। तो पहले इसका 20% वेटेज था, अभी 22 हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाई गई है WPI के अंदर। फ्यूल एंड पावर की जिसमें कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, इसकी 14% थी, अब इसे 13 कर दिया गया है। दैट मीन्स की घटी है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को भाई देखो होलसेल प्राइस में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वेटेज हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखेंगे। तो इसका मतलब अप्रोक्सी रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन देखा जाए तो घटा ही है, 64.97 था, 23 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा weight of primary articles has increased under the new base year, whereas weight of fuel, power and manufacturing products had decreased। Yes or no? Yes। ठीक है, अब WPI फूड इंडेक्स भी निकलती है, जो कि जो मॉनिटर करता है फूड इन्फ्लेशन को। ठीक है, और कौन पब्लिश करता है, तो DIPPA करेगी। ठीक है, फूड इंडेक्स को भी, और ये मेजर करता है, ध्यान रखना ये सिंस 2017 से कर रहे हैं हम, ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। तो क्या मेजर करता है ये, इट मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोड्यूसर पे देख रहे हैं। अब आगे एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल फूड, सॉरी कहाँ पढ़ा था मैं, एग्रीगेट ऑफ ऑल फूड आइटम्स विद इन द लिस्ट ऑफ 697 कम्युनिटीज under WPI is considered to compute WPI food index। As per the economic survey, WPI food inflation, ठीक है, डिक्लाइन फ्रॉम द 6.7% लास्ट ईयर टू 4.2%। अब ये डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको इकोनॉमिक सर्वे से इसे मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आपका CPI के ऊपर। आप अपने WPI के बारे में जितनी नॉलेज गेन करनी थी आपने कर ली, अब CPI पे करेंगे, फिर आप इसके बीच में डिफरेंस समझ जाओगे। तो नाम से पता चल रहा है CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस देखते हैं, यहाँ पर हम कंज्यूमर प्राइस को इंडेक्स करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है चेंज इन द रिटेल प्राइसेस के अंदर। रिटेल मतलब कंज्यूमर के हाथ में आ गया ऑन अ मंथली बेसिस, ये भी मंथली बेसिस के ऊपर है। इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात को ध्यान रखना है। इट फोकस ऑन होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स विथ सेम लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बास्केट। प्रेजेंटली इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन टू होमोजीनियस ग्रुप्स, कौन कौन से, रूरल हाउस और अर्बन हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होमोजीनियस ग्रुप को देख रहे हैं, वे रूरल का अलग देखेंगे और अर्बन का अलग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है बात। इट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ 2 कंसर्न कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि वेरियस टाइप्स को CPI देखने को मिलेगा, जैसे कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, अब ये देखने को मिलेगा कि भैया कि इसको ना मतलब 2016 के अंदर ये चेंज करा गया है, मतलब फ्रॉम 2001 में, जो कि आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2020 के अंदर मतलब
इसको चेंज करा गया। मैं आपको बताता हूँ आपको। इसके अंदर बेस ईयर यूज चेंज करा गया है, जो कि पहले 2001 था, ठीक है, अब इसको 2016 कर दिया गया है, ठीक है, 2016 कर दिया गया है। कब करा गया है? अक्टूबर 2020 में करा गया है। तो सीबीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर देखने को मिलेगा वो है 2016, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको कंपाइल कौन करती है, ये इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू भी है, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों लेबर ब्यूरो है तो लेबर की मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये किस किसका करती है? तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का भी करती है, एग्रीकल्चर लेबर का भी करती है, और रूरल लेबर का भी करती है। तो जहां भी लेबर आ गया तो दैट मीन्स की लेबर ब्यूरो, सिंपल। और इनका बेस ईयर देखो दे रखा है। तो बेस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन करती है, तो लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना इन तीनों का। अब आती है सीपीआई रूरल की, सीपीआई अर्बन की, और सीपीआई कंबाइंड की। कंबाइंड में कौन कौन आ जाएगा? तो रूरल और अर्बन दोनों आ जाएंगे। तो इनका जो बेस ईयर मिलेगा वो आपको 2012 मिलेगा। और उसको कौन करती है दोस्तों? तो सीएसओ करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, है ना। तो इसका ध्यान रखना। इट रिप्लेस्ड सीपीआई नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, ये सब छोड़ दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको करती है सीएसओ, ठीक है। अब एनओसी भी बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे देखो, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड, बस दोनों को या फिर अलग अलग भी देख सकते हो। तो इट कवर्स 448 आइटम्स इन द रूरल बास्केट और 460 आइटम्स इन द अर्बन बास्केट। बेस ईयर जो कंप्यूट करा गया है इसमें 2012 लिया गया है, ठीक है। फॉर कंप्यूटिंग दी डियरनेस अलाउंस सीपीआई इज यूज्ड, नॉट डब्ल्यूपीआई, ठीक है। अब देखो, डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, ठीक है, एक वर्कर को या फिर एक एम्प्लॉयर को, ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेट करते हैं हम सीपीआई के ऊपर, ना कि डब्ल्यूपीआई के ऊपर, कि डियरनेस अलाउंस कितना देना है हमें। जो उनकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनको डियरनेस अलाउंस कितना देना है, ये हम सीपीआई पे कंप्यूट करते हैं, ना कि डब्ल्यूपीआई पे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे, फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होगा, इवन क्वेश्चन ही बन रखा है, पीवाईक्यू है, ठीक है। फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2015 uses CPI combined प्लस रूरल प्लस अर्बन इंस्टेड ऑफ WPI। तो पहले WPI पे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते थे 4+-2, अब CPI कंबाइंड पे करते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। ये भी आपको पता चाहिए। तो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ ये? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे है। और एक बात और, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हम वैसे करते हैं ये सीपीआई कंबाइंड के ऊपर होता है। अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब रिलेटिव वेट देखते हैं अंडर द सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। तो फूड एंड बेवरेज का जो है आपको देखने को मिलेगा घटा है, ठीक है। 2004 और 11-12 का अगर आप बेस ईयर पे देखोगे तो घटा है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि कितना परसेंट है। तो 45% हमने फूड एंड बेवरेज को दे रखा है, क्योंकि सीपीआई के अंदर मेन तो फूड ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिसलेनियस का, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हाउसिंग का, ठीक है। तो बस ये 3-4 पता होना चाहिए आपको। अब एनालिसिस देखोगे तो हाउसिंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी अर्बन या फिर वो सीपीआई रूरल। वेट ऑफ फूड एंड बेवरेज इज मोर इन केस ऑफ सीपीआई रूरल कंपेयर टू सीपीआई अर्बन, ठीक है। तो रूरल के अंदर मेन तो खाना ही होता है, ठीक। वेट ऑफ फ्यूल एंड लाइट हैज डिक्रीज्ड अंडर द न्यू सीरीज ऑफ सीपीआई विद बेस ईयर 2000 मतलब 11-12। सीपीआई फूड इंडेक्स, जैसे आपने डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स पढ़ा था ऐसे ही सीपीआई फूड इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो ये सीएसओ करती है सिंस 2014। इट कंप्यूटेड, अब ध्यान रखना चेंज हो गया, एनएसओ ध्यान रखना। इट इज कंप्यूटेड ऑन द पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस विद सेम बेस ईयर। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सीरियस एंड प्रोडक्ट्स कैरीज हाईएस्ट वेट, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो। और देखो ये एक बात और, ग्लोबली आपको मिलेगा आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आपको फूड प्राइस इंडेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जो रिलीज करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है मंथली चेंज इन दी इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटीज़ का। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज 5 कम्युनिटी ग्रुप इंडिसेस जैसे सीरियल, वेजिटेबल ऑयल, मीट, डेयरी फार्म, शुगर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, WPI वर्सेस CPI।
ठीक है, WPI वर्सेस CPI। तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्तों। तो बेस ईयर इसका 2011-12 है और CPI का 2012 है। इसके अंदर आपको 697 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इसके अंदर 200 वेटेड आइटम्स देखने को मिलेंगे। WPI ओनली गुड्स को कंप्यूट करता है और इसके अंदर हम बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। वेट ऑफ फूड का देखोगे तो भाई बिल्कुल CPI में ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इसमें बताओ भाई स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है तो यहाँ पर जो है WPI मेजर करता है इन्फ्लेशन को एट इच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और CPI ओनली फाइनल, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में आ गया। डेटा कलेक्शन सेंट्रलाइज कलेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम विलेजेस टाउन्स को देख के करते हैं। टाइम लेग देखोगे तो लोअर टाइम लेगे, डेटा आर अवेलेबल रिलेटिवली क्यूकर में तो सॉरी जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि आपको कंपाइल करना पड़ता है डाटा को, क्योंकि अलग अलग गाँव में देखोगे आप कुछ है ना, टाउन्स में देखोगे। रेट ऑफ WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज जनरली लो कंपेयर टू CPI, क्योंकि इसके अंदर टैक्स आ जाता है। रेट ऑफ CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज जनरली हाई कंपेयर टू WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको बेस्ड अब पॉइंट्स में देखने को मिलेगा कि CPI इज बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू WPI इज मोर रिलायबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब हमारा है थर्ड टाइप GDP डिफ्लेटर, जो कि मैंने आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि GDP डिफ्लेटर होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद दोस्तों हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बता रहा था ना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन भी हम पढ़ेंगे अभी। फिर कोज ऑफ इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इनका इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है, लेंडर्स के ऊपर, बोरोवर्स के ऊपर, फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलिप्स कर्व को तो भैया 1 से 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है दोस्तों, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। चलो अब इसे कंप्लीट करते हैं। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन से हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कराना चाहिए आपको, है ना। दोस्तों जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था ना, तो मैंने वहाँ पर आपको GDP डिफ्लेटर बताया था कि ये होता क्या है। ये देखो GDP डिफ्लेटर के अंदर अगर आप इसका फॉर्मूला देखो ना, तो ये रेशियो होता है बिटवीन द GDP एट करंट प्राइसेस, दैट मीन्स की रियल GDP, एंड GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, दैट इज नॉमिनल GDP। तो इसको मैंने आपको समझाया था नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर आपको फिर समझना है भाई साहब, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर हम जब GDP के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें GDP डिफ्लेटर भी पढ़ना था। तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि GDP डिफ्लेटर होता है आपका नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इनटू 100। तो 100 क्यों करते हैं हम, परसेंटेज को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम अगर रियल GDP निकालेंगे तो हम क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की, सॉरी नॉमिनल GDP निकालेंगे, मैं गलत बोल गया, नॉमिनल GDP निकालेंगे तो करंट ईयर का और प्राइस भी करंट ईयर का, अपॉन में रियल GDP दैट इज क्वांटिटी करंट ईयर की और प्राइस बेस ईयर का। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा प्राइस करंट अपॉन प्राइस बेस। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना प्राइस में चेंज हुआ है, उसका रेशियो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और GDP डिफ्लेटर के अंदर दोस्तों GDP अगर आप कीवर्ड ध्यान रखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है GDP का मतलब जो भी हमारे डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, उन सब का हम यहाँ पर प्राइस लेवल चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि अगर GDP डिफ्लेटर जो है 1 है तो ये इम्प्लाई करता है कि कोई चेंज नहीं आया जनरल प्राइस लेवल के अंदर। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इम्प्लाई करता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब ये 1 से ज़्यादा कब होगा, जब आपका करंट प्राइसेस क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, है ना, कंपेयर टू कॉन्स्टेंट प्राइसेस से, ठीक है। तो ये दिखाएगा हमें कि भैया कि जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो है इंक्रीज हुआ है। अब कंपेरिजन देखोगे WPI से CPI से, तो GDP डिफ्लेटर जो है एक बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बास्केट ऑफ गुड्स ही देख रहे थे ना WPI CPI में, लेकिन यहाँ पर हम पूरा जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। तो टैक्स
into account all the goods services of the economy but still is not used to frame short term inflation targeting policy as GDP related data are not available on the monthly basis। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हम यहाँ पर बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, यहाँ मंथली बेसिस पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। तो यह है क्या दोस्तों, देखो ये मेजर करता है प्राइस चेंजेस को फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर से। देखो सीपीआई में हम पर्सपेक्टिव दे रहे थे, मेजर दे रहे थे प्राइस चेंजेस का फ्रॉम द कंज्यूमर लेवल से, बायर परस्पेक्टिव से, लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से हम मेजर करेंगे इन्फ्लेशन को या प्राइस चेंज को। पीपीआई मेजर्स एवरेज चेंज इन द प्राइसेस दैट प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर हिज गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट या फिर एक्सपोर्ट, thus excludes the effect of indirect taxes on inflation। क्योंकि प्रोड्यूसर साइड से देख रहे हो आप, ठीक है, जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहे हैं, जो भी वो गुड्स सर्विसेज को सोल्ड करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो ये एक्सक्लूड है इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कंज्यूमर पे करता है, तो वो सीपीआई के अंदर आएगा। ठीक है, ना कि डब्ल्यूपीआई में आएगा और ना ही पीपीआई में आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीपीआई टैक्स इनटू अकाउंट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विसेज नहीं थी, इसलिए पीपीआई ज़्यादा अच्छा है डब्ल्यूपीआई से, क्योंकि इसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड है। देयर इज अ बायस एंड डबल मल्टीपल काउंटिंग इनहेरेंट अंडर द डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई के अंदर आपका जो है ना डबल काउंटिंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन ये अवॉइड हो सकता है पीपीआई के अंदर। इन 2014 Government of India appointed B.N. Goldar Committee to examine whether or not PPI should replace WPI and suggest a methodology। तो B.N. गोल्डर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए, ये 5 रिकमेंडेशन B.N. गोल्डर कमेटी ने दिए कि पीपीआई को यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई। तो उन्होंने बोला टू शिफ्ट फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस टू मेजर इन्फ्लेशन। तो अगर आपको डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे जाना है तो आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसे मेजर कर सकते हो इन्फ्लेशन को। ये तो पहला रिकमेंडेशन दिया। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो डेटा है ना, हम सप्लाई यूज टेबल से यूज़ करेंगे कंप्यूट एक्सपेरिमेंटल से। ठीक है, पीपीआई के अंदर बेस ईयर फॉर एक्सपेरिमेंटल पीपीआई शुड बी 2011-12 उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। और टू इंक्लूड सर्विसेज प्राइस इन दी पीपीआई बास्केट, मतलब आपको सर्विसेज प्राइस भी इंक्लूड करना चाहिए पीपीआई बास्केट के अंदर। टू इंक्लूड मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम्स वाइल कैलकुलेटिंग दी एक्सपेरिमेंटल पीपीआई का, अगर आपको पीपीआई को लेकर आना है तो आपको मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पीपीआई के अंदर। तो अगर आप देखो तो उन्होंने ये भी बोला कि नंबर ऑफ एडवांस इकोनॉमी जो भी थी, जैसे लाइक यूएसए, ठीक है, इवन सम इमर्जिंग इकोनॉमीज ने भी ना ऑलरेडी स्विच कर लिया है यूजिंग पीपीआई इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई। और आईएमएफ ने भी रिकमेंड किया है यूज ऑफ पीपीआई इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई फॉर द मेजरिंग इन्फ्लेशन। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इट इज व्हाट कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस। इस बात को ध्यान रखना है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप देखोगे तो इट इज़ अ रो इन्फ्लेशन फिगर रिपोर्टेड थ्रू सीपीआई कंबाइंड। ये बात तो मैंने अभी आपको बताया था कि सीपीआई कंबाइंड का यूज़ करते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। इट इंक्लूड्स बोथ वोलेटाइल मतलब जो चेंज होते रहते हैं, नॉन वोलेटाइल मतलब जो चेंज नहीं होते, कैटेगरीज ऑफ आइटम। इट इज़ बेस्ड अंडरस्टूड व्हेन कंट्रास्टेड विथ कोर इन्फ्लेशन। दैट मीन्स कि इसके अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर जो हेडलाइन बनती है उसके अंदर हम सीपीआई कंबाइंड का डाटा यूज़ करते हैं। सेकेंड, इसके अंदर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पर अगर हमें और कंट्रास्ट करना है और समझना है तो कोर इन्फ्लेशन को हम कंट्रास्ट करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोर इन्फ्लेशन नाम से चल रहा है, कोर मतलब वोलेटाइल वालों को बाहर निकालो। ठीक है, तो दिस मेजर इज कंप्यूटेड बाय पॉलिसी मेकर्स टू एनालाइज द इन्फ्लेशन डाटा विच एक्सक्लूड्स द मोर वोलेटाइल कैटेगरीज लाइक फूड आइटम्स, एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर फ्यूल एंड पावर आता है, इसमें ध्यान रखना इन्होंने एनर्जी के अंदर फ्यूल और पावर लिया है, क्रूड ऑयल वगैरह नहीं लिया।
ठीक है, वरना तो ये यहाँ पर ऑयल भी डालते ही है। ठीक है, इस बात को पहले से ध्यान रखना। फ्यूल एंड पावर लिया है, ठीक है, फूड आइटम्स और एनर्जी के अंदर फ्यूल एंड पावर को लिया है। कोर इन्फ्लेशन is calculated using CPI by excluding the aforesaid categories of commodities to remove the impact of temporary and short term shocks. Yes, तो volatile items के ऊपर ना आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म में चेंज होते रहते हैं, तो इनको हटाने के लिए इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेरी या फिर वो आप बोल सकते हो वोलेटाइल आइटम्स को हटाकर हम टेम्परेरी जो शॉक्स होते हैं, टेम्परेरी जो आपका फ्लक्चुएशन होता है, इसको हटा के हम कोर इन्फ्लेशन से जा सकते हैं कि भैया एक्चुअली में, ठीक है, इन फूड आइटम्स और एनर्जी को हटा दो तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन बढ़ा है या नहीं। तो इसके लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए ये कोर इन्फ्लेशन वाला जो डाटा है बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि भैया वोलेटाइल तो वो चीज़ होती हैं जो आपके एक हाथ में कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनका प्राइस आज बढ़ रहा है, कल घटेगा, परसों बढ़ेगा, तरसों घटेगा। ठीक है, ऐसा होता है वोलेटाइल के अंदर, जैसे फूड आइटम्स हैं, एनर्जी है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन के अंदर आप उन कमोडिटीज़ को देखोगे जो फ्लक्चुएट नहीं होते, ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत यूज़फुल डाटा होता है कोर इन्फ्लेशन। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर दोनों आता है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल भी, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको मैं इसको दिखा देता हूँ कि माइंड मैप के अंदर ये सब जो है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सब डाटा मेजर है। ठीक है, सब डाटा है इसके अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर पढ़ना था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी फैक्टर क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, और जब अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि यहाँ पर हमें हेडलाइन और क्या कहते हैं कोर इन्फ्लेशन भी जानना है, तो यहाँ पर देखो ये सब मेंशन है आपका। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, डिस्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये भी हम पढ़ेंगे। नायरू क्या होता है, ठीक है, और इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, इन्फ्लेशन को चेक कैसे कर सकते हैं, ये रहा देखो कोर इन्फ्लेशन और आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बोल रखा है यहाँ पर। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम एक्सक्लूड लेते हैं फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को। ठीक है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको बता रखा है, ये रहा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर ये सब भी मिल जाएगा। कोज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने समझ लिया होगा, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये आपने अभी पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन आइदर ड्यू टू राइज इन द एग्रीगेट डिमांड, या तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ गया, या फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई। दस फैक्टर कॉज इन्फ्लेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डिमांड साइड फैक्टर्स और सप्लाई साइड फैक्टर्स। डिमांड साइड फैक्टर्स में क्या होगा, टू टू राइज इन दी नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्री भी कल्चर हो रहा है हमारी पॉलिटिक्स में, फ्री भी कल्चर जो है स्टार्ट हो गया है। मतलब फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फ्री में बस टिकट देना, ठीक है, फ्री में मतलब आपको क्या कहते हैं, महिलाओं को ना खींचने के लिए, महिलाओं के वोट खींचने के लिए क्या कर रहे हैं कि 3,000 रुपये महीने देंगे हम आपको। ठीक है, जो 18 साल से कम उम्र की होती है उनको 3,000 रुपये महीना देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई का एक्सपेंडिचर ये सब जो है निकलता रहे। तो फ्री भी कल्चर निकलता जा रहा है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भैया, नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आप इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, इससे कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। आपने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तो इससे उनको जॉब नहीं मिली, इससे बढ़िया तो उन लोगों को घर में जॉब दे दो, उनको घरों में जॉब दे दो, तो वो पैसा कमा कर ही ना उसको पेमेंट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे कर लेंगे वो अपना। ठीक है, और उनको जॉब मिल जाएगी तो वो सिक्योर्ड भी रहेंगे और उससे आउटपुट भी प्रोड्यूस होता रहेगा इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रहेगा, मतलब दैट इज कि जीडीपी भी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, लोगों के हाथ में जॉब भी होगी तो इनकम भी बढ़ेगी लोगों की। ठीक है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा ये, और जिससे हमारे जो इकोनॉमी ओवरऑल बढ़ेगी। अगर आप नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इससे जो है आपका डिमांड साइड फैक्टर से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सुनो बढ़ेगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डेफिशिट फाइनेंसिंग, ये भी फाइनेंसिंग द डेफिशिट्स बाय बोरोइंग फंड्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। अब होता क्या है कि भैया ये फ्री भी कल्चर जो स्टार्ट हुआ ना, अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का लोड आ गया। तो उन्होंने कहा भैया नहीं, फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, फ्री बस टिकट नहीं देंगे, और 3,000 रुपये महीने नहीं देंगे फ्री के, सब्सिडी नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, इन फालतू के पैसे खर्च नहीं करेंगे ना तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये डेफिसिट फाइनेंसिंग तो पहले से ही थी, आपका जितना रेवेन्यू है
उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो एक काम करो, भैया इलेक्शन तो हमें हारना नहीं है, एक काम करते हैं ना, इस डेफिसिट को फाइनेंस कर लेते हैं। कैसे? बोरोइंग लेकर। जब आपने बोरोइंग ली, ठीक है, आप पहले से डेफिसिट में थे, आपने बोरिंग लेके और डेफिसिट में आ गए और आपने बैंकिंग सिस्टम से फंड ले लिया बोरिंग करके, तो आपने करा क्या? कुल मिलाकर और डेफिसिट में आ गए और कर्जे में आ गए। दैट मीन्स कि आपको अब इंटरेस्ट भी जो पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो बोरिंग का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अपने बजट से ही, ठीक है, उसके लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि आप ट्रैप में भी फंस रहे हो और उल्टा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, उल्टा आपके यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये सुनो, चलो, सप्लाई साइड फैक्टर्स ड्यू टू इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यस, सप्लाई में कमी होगी भाई, उसकी डिमांड तो उतनी ही थी, डिमांड तो कम ज़्यादा होती नहीं है वैसे, फूड की फूड की डिमांड उतनी रहेगी इतनी पॉपुलेशन है। और अगर सप्लाई की कमी हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑनियन का प्राइस कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200 रुपये किलो हो जाता है। रीज़न क्या है? सप्लाई में कमी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन मानसून एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एस एल नीनो। अभी एल नीनो ला नीना क्या होता है ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब होर्डिंग भी करते हैं कुछ लोग, होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज बाय बिग फार्मर्स एंड होलसेलर्स। ये है ना, आपको कोविड के टाइम में देखने को मिला होगा बहुत ज़्यादा। तो लोग वागों ने, पुलिस ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने भी, कि कोई होर्डिंग करके ना बैठ जाए। जैसे अभी भी आपको देखने को मिलेगा एलपीजी सिलेंडर की होर्डिंग कर रहे हैं लोग वाग, कि भैया एलपीजी सिलेंडर मिलेगा नहीं महीने 2 महीने के लिए, तो एक काम करो होर्डिंग कर लो, सप्लाई के अंदर और कमी कर दो, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे और फिर इसको ब्लैक में बेचेंगे, फिर इसको ब्लैक में बेच के मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। ऐसा भी करते लोग वाग, ठीक है, तो उससे और प्राइस बढ़ जाएगा। हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट आफ्टर एंड आफ्टर ठीक है, ईयर एंड ईयर। तो यस, एमएसपी क्या है? सब्सिडी है। इससे आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, इससे आप कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, इससे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे, ठीक है, इससे आप कोई कैपिटल नहीं बना रहे, ठीक है। एमएसपी से आपने बस सब्सिडी दे दी, ठीक है। तो ये सब्सिडी क्या है? एक तरीके से फ्री भी कल्चर ही है, ठीक है। ना ही आपने कोई आउटपुट प्रोड्यूस करा इससे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाँ इंडायरेक्टली तो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? व्हीट एंड राइस के अंदर हो रहा है, कुछ के अंदर हो रहा है, सबके अंदर नहीं हो रहा। पल्सेस के अंदर अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हो आप, इसलिए पल्सेस महंगे मिल रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करा, ठीक है। तो आपका अभी भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, पुअर प्रोडक्टिविटी है, इसके लिए आपने डेवलपमेंट नहीं करा, कुछ भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करा आपने, आपने एमएसपी दे रहे हो बस हर साल, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी बैड इम्पैक्ट देगा सप्लाई साइड फैक्टर्स के लिए, ये बेकार ही है, ठीक है, एमएसपी वगैरह। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एमएसपी हटाने की बात करी थी, और एमएसपी की जगह जो फार्म बिल लेकर आए थे, फॉर्म बिल लेकर, सॉरी, ठीक है, फार्मर बिल लेकर आए थे, तो उसके लिए भी भैया धरना प्रदर्शन हो गया, लोग बागों ने लाने नहीं दिया, ठीक है। चलो, इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जानते हैं कि भैया किसके ऊपर क्या है, क्या पड़ेगा फ़र्क, ठीक है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप 2 दिन समझ जाओगे ना, बाकी अपने आप समझ जाओगे। जैसे कि आप ये समझ जाओ कि जो लेंडर होते हैं या बोरोवर होते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया लेंडर हम कितने कहेंगे, बोरोवर कितने कहेंगे। तो लेंडर मतलब जो देने वाले, ठीक है, लेंडर मतलब जो देने वाले हैं, ठीक है। और बोरोवर कौन होते हैं? बोरोवर कौन होते हैं दोस्तों? जो लेने वाले होते हैं, बोरोवर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि इन्फ्लेशन जो है बेनिफिट करता है बोरोवर को, दैट इज की डेटर्स को, और वेर एज इट कॉजेज लॉस टू द लेंडर या क्रिएटर। अब इसको समझ लो, बाकी आप अपना आप समझ जाओगे कैसे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद लेता हूँ, आई एम करण, ठीक है, आई एम करण, ठीक है। मैंने अपने एक दोस्त को, ठीक है, मेरा कोई दोस्त है, तो मेरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोस्त है कोई मेरा, ठीक है, दोस्त है, तो मैं लेंडर हूँ, मैंने किसी को पैसे दिए, ठीक है, मैंने किसी को पैसे दिए, लमसम अमाउंट दिया मैंने, समझ लो 10,000 दिया अपने दोस्त को, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए समझ लो, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, मान लो कि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, दोस्त है मेरा, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मेरा दोस्त है भाई,
कभी मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो मेरा दोस्त ही मुझे पैसा देगा, ठीक है। तो मैंने ये समझ के अपने दोस्त को पैसे दिया 10,000 रुपये। अब हुआ क्या, मेरे दोस्त ने 10,000 रुपये लिया और इसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए पैसे, या कोई बिजनेस सेटअप कर लिया। उस बिजनेस सेटअप से इसने प्रॉफिट भी कमा लिया, और जो उसकी कॉस्ट लगी थी, ठीक है, 10,000 रुपये, ये भी कमा लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया और इसने कॉस्ट भी कमा लिया अपना, जो भी इसका फिक्स्ड कॉस्ट लगी थी बिजनेस के अंदर, इसने वो भी कमा लिया। तो हुआ क्या, इन्फ्लेशन बढ़ा हर साल, मतलब 5% 6% तो बढ़ ही रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन बढ़ा, मैंने 10,000 रुपये दिए थे, मैंने कहा 1 साल के बाद जब मर्जी मुझे दे दियो। 1 साल हो गए, अब इसने प्रॉफिट भी कमा लिया, कॉस्ट भी इनकर कर ली इसने, कॉस्ट भी निकाल ली उस बिजनेस से या इन्वेस्टमेंट से। अभी मेरे पास आया, यार भाई दोस्त करण, तूने तो भाई मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, अब वो टाइम आ गया यार, तू ले ले पैसे मेरे से, है ना, मैंने तो कमा लिया जो मेरे को कमाना था। तो इसने मुझे 10,000 रुपये वापस कर दिए। मैंने कहा भाई धन्यवाद, तूने सही टाइम पे पैसे वापस कर दिए, ठीक है, पैसे मुझे वापस कर दिए, धन्यवाद। अब हुआ क्या दोस्तों, इस 1 साल के पीरियड में हुआ क्या ऐसा, इन्फ्लेशन समझ लो 5% है, ठीक है। अभी 10,000 के 10,000 मुझे वापस मिल गए 1 साल के बाद। मेरे को, मैं तो खुश हो गया, चल मेरे दोस्ती आ रही चल रही है अच्छी खासी। 1 साल के बाद मेरे दोस्त ने मुझे पैसे वापसी कर दिए, मेरे दोस्त का फायदा भी हो गया, ठीक है, मेरा नाम भी हो गया कि मैंने इसकी मेहनत करी थी और इसने मेरे को 10,000 वापसी भी कर दिया और इसका काम भी हो गया। चलो मैं भी खुश, वो भी खुश। लेकिन एक तरीके से देखो ना, तो मेरे को हो गया मॉनेटरी लॉस और मेरे दोस्त को हो गया मॉनेटरी बेनिफिट। मैं यहाँ पर लेंडर था, मेरा दोस्त यहाँ पर बोरोवर था, ठीक है, बोरोवर था, ठीक है। इसने प्रॉफिट भी कमा लिया, कॉस्ट भी निकाल ली, इसको हुआ फायदा, ठीक है। क्योंकि इसने जो 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट करने थे, वो 10,000 के सामान का इसने परचेज कर लिया था, कैपिटल परचेज कर लिया था, ठीक है। चाहे गोल्ड कर लिया उसने, 10,000 का गोल्ड परचेज कर लिया, समझ लो एग्जाम्पल है, 10,000 का गोल्ड खरीद दिया, तो उसको उसमें प्रॉफिट हो गया। मेरे को वो 10,000 वापस ला के देता है, मेरे को इस पर क्या प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 5% से मेरी और इस 10,000 की वैल्यू घट गई। क्योंकि अगर मेरे को 10,000 में 5% एक्स्ट्रा नहीं मिला, ठीक है, 5% एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो मेरी 10,000 की वैल्यू घट चुकी है, डेप्रिसिएट कर चुकी है, या फिर बोल सकते हो मेरी परचेसिंग पावर घट गई है। क्यों, अब ये 10,000 रुपये का मैंने अब देखा दोस्त को, यार उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट करा, उसको प्रॉफिट भी हो गया और उसने पैसे भी कमा लिया और प्रॉफिट भी हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि 10,000 मैं भी लगा देता हूँ इसकी तरह ही। अब मैं लगाने गया मार्केट में 10,000 रुपये, अब पता चला कि वो 10,000 रुपये में नहीं लगेगा, अब वो 12,000 रुपये में लग पाएगा, जो इन्वेस्टमेंट इसने करा था अब वो 12,000 रुपये में हो पाएगा। तो इससे मैंने देखा कि यार ये 10,000 रुपये में कर लिया था, अब मुझे 12,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है मुझे अपनी जेब से। दैट मीन्स कि मेरा 2,000 रुपये का यहाँ पर अब लॉस हो चुका है, ठीक है, 2,000 रुपये का मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका है, ठीक है। वही चीज़ इसने 10,000 रुपये में इन्वेस्ट कर ली थी 1 साल पहले, अब मेरे को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं उसी चीज़ में। दैट मीन्स कि मेरी 10,000 रुपये की जो परचेसिंग पावर थी घट गई है, मेरा लॉस हो चुका है। लेकिन बोरोवर को इसका फायदा हो चुका है। क्यों, उसको 10,000 रुपये ही वापसी करने पड़े, 12,000 वापसी नहीं करने पड़े, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गई बात को कि लॉस टू द लेंडर एंड बेनिफिट्स द बोरोवर, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल से समझा करो। अब बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं दोस्तों, बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं, भाई किसी ने बॉन्ड सेल किया, है ना, किसी ने बॉन्ड सेल किया और किसी ने बॉन्ड को खरीद लिया, बॉन्ड को खरीद लिया तो वो होल्डर्स हो गए, क्योंकि खरीदने के बाद उनके पास उन्होंने होल्ड कर लिया और उन्होंने सोचा कि 1 साल के बाद ये बॉन्ड जो है मैं बेचने जाऊंगा मार्केट के अंदर और मुझे पैसा मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने होल्ड कर लिया। तो एज बॉन्ड गिव्स अ फिक्स रिटर्न आफ्टर मैच्योरिटी, द बॉन्ड होल्डर्स टेंड टू लूज ड्यू टू द राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हुआ क्या, इसने सोचा कि भाई मैंने बॉन्ड को होल्ड कर लिया है 1 साल के लिए और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें 5% मिलेगा, ठीक है, मतलब जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, बॉन्ड खरीदा, उस पर मुझे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा उतने पे ही, ठीक है, उसके बेस प्राइस से मुझे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा तो मुझे 105 रुपये मिलेगा, ठीक है, 105 रुपये मिलेगा 1 साल के बाद। लेकिन हुआ क्या, इन्फ्लेशन बढ़ा 6% से, तो इसको मिलना चाहिए था, अगर तुम्हें इन्फ्लेशन जितना ही तुम्हें अगर पैसा कमाना है तो इसको 106 रुपये कमाना चाहिए थे इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसने 105 ही कमाए, तो एक तरह से इसका 1% का लॉस ही हो गया,
एक तरीके से 1% का लॉस हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा 6% से और तुम्हें इंटरेस्ट मिला 5% के हिसाब से, तो 1% का तुम्हारा लॉस ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है बॉन्ड होल्डर्स को लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, ऑन फिक्स्ड इनकम अगर देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता, 2% 3% ही होता, तो इसको प्रॉफिट होता 5% से, है ना, कि अगर 2% ही इन्फ्लेशन होता तो इसको 3% से प्रॉफिट होता, है ना। फिक्स इनकम ग्रुप जिनको फिक्स सैलरी मिलती है ना, जो कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लेशन वेरी बैडली अफेक्ट द सैलरीड एंड पेंशन क्लास विद इन्फ्लेशन, क्योंकि वो तो फिक्स होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बढ़ती है, प्रमोशन के बाद ही बढ़ती है। द परचेसिंग पावर ऑफ इनकम फॉल्स ड्रास्टिकली विदाउट एनी इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है, ये समझ में आ गया। बिग फार्मर्स बिग बिजनेसमैन को क्या होगा, तो बिग फार्मर्स बिग बिजनेसेस यूजुअली गेन एज दे गेट बेटर प्राइसेस ड्यू टू द इन्फ्लेशन देयर बाय अर्निंग मोर प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा वो पहले गया होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिला, 1 साल के बाद उन्होंने अपना माल बेचा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया उस टाइम पे, तो उनको ज़्यादा प्राइस मिला उसका। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट करेंगे। ऑन एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएट ड्यू टू द इन्फ्लेशन। यस भाई, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, रुपये की सप्लाई बढ़ी पड़ी है, मनी सप्लाई बढ़ी पड़ी है रुपये की, लेकिन डॉलर की नहीं बढ़ी हुई, डॉलर की कम है सप्लाई। ठीक है, डॉलर की सप्लाई कम है, दैट इज़ की डिमांड ज़्यादा है डॉलर की, तो तुम्हारा रुपया डेप्रिसिएट करेगा, है ना, रुपया तुम्हारा डेप्रिसिएट करेगा, तो एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएट ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड देर इज़ अ बेनिफिट टू द एक्सपोर्टर बिकॉज ऑफ दिस। हाउएवर एक्सपोर्ट्स में आल्सो डिस्करेज एट डोमेस्टिक सेल्स आर एट अट्रैक्टिव टू द हायर प्राइसेस। बिल्कुल ठीक है। अब होगा क्या, देखो इन्फ्लेशन बढ़ने से आप क्या करोगे, आपकी जो करेंसी है डेप्रिसिएट कर रही है, तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर वाले जो है उनके लिए सस्ता पड़ेगा सामान खरीदना आपके यहाँ से। ठीक है, तो यूएसए से अगर कोई हमारे इंडियन प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो समझ लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे $1 जो है पहले 80 रुपये का था, 80 रुपये का कोई कम्युनिटी खरीद पा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ, अब $1 जो है 90 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो अब वो $1 के अंदर 90 रुपये का सामान खरीद सकता है इंडियन का। ठीक है, तो डेप्रिसिएट करने से करेंसी क्या हुआ कि अब वो ज़्यादा परचेज करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन ये डिस्करेज कर रहा है डोमेस्टिक सेल्स को, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से भाई, इन्फ्लेशन बढ़ने से हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कम परचेज करेंगे, ये सुनो परचेसिंग पावर घट रही है हमारी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भाई शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज विद राइज इन द इन्फ्लेशन, क्योंकि मैं भी आपको फ्लिप्स करके अंदर पढ़ाऊंगा भी, और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था। हाउ एवर इट मे नॉट होल्ड ट्रू इन द लॉन्ग रन, ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था आपको। सेविंग्स के ऊपर नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि आप सेव कम करोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप सेव कम करोगे, और आप फेवर करोगे ऐसे एसेट में पैसे लगाना जैसे गोल्ड हो गया। ठीक है, इन सब में इनक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनक्वालिटी में राइज द इकोनॉमी टू द इनक्वालिटी और बढ़ेगी। ठीक है, इनक्वालिटी और बढ़ेगी, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन जो है बिजनेस क्लासेस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है इन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, लोअर शेड ऑफ सोसाइटी को मोर सिविली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम या इनकम सोर्स लिमिटेड होती है। फिजिकल डेफिसिट, it may rise due to the rise of inflation as government needs to give more subsidies in order to make good affordable to the low income groups। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे फ्लिप्स कर्व को। अब आपने ये सब पढ़ लिया, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट था। अब फ्लिप्स कर्व क्या होता है, देखो ये फ्लिप्स कर्व आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चलो इसको डायग्राम यहाँ से दिखाता हूँ फ्लिप्स कर्व का, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लिप्स कर्व के अंदर, ये आपका फ्लिप्स कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है। तो आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम। तो रिलेशन किसका है फ्लिप्स कर्व का, द कर्व इम्प्लाइज ट्रेड ऑफ शोविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज निगेटिव रिलेशन है। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम, जितना कम इन्फ्लेशन उतना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है, चलो। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो। अब इन्फ्लेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं हम, मतलब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर तो उसको डिजायर्ड रेट पे कैसे लेकर आए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फिजिकल मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के मेजर्स, और मॉनेटरी मेजर्स हैं जो आरबीआई मेजर लेती है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसको आप मनी एंड बैंकिंग के अंदर, मैं जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा मनी के अंदर, तो उसके अंदर आप इसको डेप्थ में पढ़ने वाले हो। लेकिन हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, ब्रॉडली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर कंप्लीट नहीं करने वाला मैं। तो इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय डिफरेंट मेजर्स। ठीक है, अब आइडियल रेट जो होता है वो जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कभी भी प्रेफर नहीं होता फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। लाइक इंडिया, यहाँ पर जो डिजायर्ड रेट है वो 3 to 4% है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहे। क्योंकि हमने देखा शॉर्ट टर्म के अंदर रिलेशन देखा था अभी हमने फ्लिप्स के अंदर कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर निगेटिव रिलेशन होता है। तो इन्फ्लेशन अगर 3-4% रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट easy to control inflation by using specific measure or instrument. The prime objective of any measure to check the inflation is to reduce the flow of money supply. Yes, मनी सप्लाई को अगर आपने कम रखा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, परचेज नहीं करेंगे, परचेजिंग पावर कम, मतलब परचेज नहीं कर पाए, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर कम है तो लोगों के हाथ में करेंसी कम है, लोगों के हाथ में करेंसी कम है, पैसा नहीं है, तो वो डिमांड भी तो नहीं करेंगे ना। जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो लोगों जब डिमांड नहीं करे तो गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से समझा करो। तो मनी सप्लाई नहीं है, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई कम कर दोगे, ठीक है, तो रिड्यूस कर दोगे लिक्विडिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो ब्रॉडली हम मेजर ले सकते हैं मनी सप्लाई को कम करने का, वो 3 मेजर यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं, और 3 के 3 मेजर्स यहाँ पर सही है, फिजिकल, मॉनेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या होते हैं अभी समझाऊंगा आपको। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, देखो, गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यहाँ पर उनके पास दो होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अंडर फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखना, नॉट द आरबीआई कंट्रोल, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ये करेंगे क्या, बाय रिड्यूसिंग द प्राइवेट स्पेंडिंग। अब प्राइवेट स्पेंडिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय एनहांसिंग द टैक्सेस। यस, टैक्स बढ़ा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो। ठीक है, तो प्राइवेट स्पेंडिंग कम होने के साथ आप डिमांड कम करोगे गुड्स की, तो प्राइस अपना आप अल्टीमेट कम होगा नहीं होगा। ठीक है, ऑन प्राइवेट बिजनेसेस व्हेन द गवर्नमेंट reduces private spending by increasing the taxes, individual decrease their total expenditure and the money supply in the economy is reduced. By decreasing the non डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे सब्सिडी वगैरह, इन सब को कम कर दो, एमएसपी वगैरह, तो यस, इससे भी इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो, क्योंकि मनी सप्लाई आप कम कर दोगे। बाय अवॉइडिंग डेफिसिट फिनांसिंग, जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने कि डेफिसिट फिनांसिंग को अगर अवॉइड करोगे, आप बोरिंग लेना बंद करोगे इसके लिए, तो मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, ऑप्शन यूज ऑफ ऑप्शन 2 above may not feasible all the time. The government expenditure may be required ongoing projects and managing the strategic sectors like health, education, डिफेंस एक्सेट्रा। यस, बिल्कुल सही बात है भाई, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हेल्थ के लिए भी पैसा खर्च करना है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी बहुत जरूरी है, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफेंस भी बहुत जरूरी है, आज के टाइम पे भैया डिफेंस भी बहुत जरूरी है। हम S-400 ज़्यादा खरीद रहे हैं, अभी हम बोर्ड देख रहे हैं हर जगह वर्ल्ड वाइड, तो भाई हमें अपनी सेफ्टी भी चाहिए, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, 1 और 2 को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये डेफिसिट फाइनेंसिंग को तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर हम ये 1 और 2 ऑप्शन को तो ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मॉनेटरी मेजर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। These measures are taken by the RBI, not the Government of India, to check the inflation by controlling the supply of money. तो इसके अंदर क्वांटिटी मेजर देखने को मिलेंगे आरबीआई का, और क्वालिटेटिव मेजर देखने को मिलेगा। क्वांटिटी नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी यहाँ पर पता चल रहा है कि हम यहाँ पर क्वांटिटी मेजर करेंगे। क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करना, मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा करना, क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ाना। ठीक है, तो बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
अब इसको डेप्थ में मैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, मनी वाले चैप्टर के अंदर। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई बेच रही है तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा। क्यों? देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट जैसे बॉन्ड्स इन्होंने इशू करे आरबीआई ने मार्केट के अंदर, कहा भाई जितने भी प्राइवेट वाले बंदे हैं, बिजनेस वाले बंदे हैं, उन बॉन्ड्स को खरीदो, हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे इतना फायदा होगा आपका। तो इससे करेगा क्या, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई एब्जॉर्ब कर रही है मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, क्योंकि सब लोग ये बॉन्ड को खरीदेंगे, और जिस बॉन्ड को खरीदेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना स्टार्ट करेंगे आरबीआई, तो वो पैसा डालेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि अब वो बॉन्ड खरीद रहे हैं दोस्तों पब्लिक से, ठीक है, तो वो पैसा लगाएंगे ना, तो पैसा मार्केट में उतरेगा आरबीआई के हाथ से, तो इसका जस्ट अपोजिट, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो अपोजिट और दोनों तरफ, दोनों साइड का आपको समझ के रखना है। बाय इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, यस CRR, बाई कैश रिजर्व रेशियो आप बढ़ा दो, बोलो कि भैया जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ज़्यादा ये कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, तो वो लोन कम दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे, ठीक है, तो लोन कम दे पाएंगे, दैट मीन्स की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, और ऐसे ही इंक्रीजिंग बैंक रेट, और ऐसे ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी। अब देखो दोस्तों, रेपो रेट तो आप समझते होंगे, रिवर्स रेपो रेट और समझाता हूँ, बाकी मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी, डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं अपना एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस मनी। जब उनका रिवर्स रेपो रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, ये देखो, इंक्रीजिंग द रेपो और रिवर्स रेपो रेट, देखो जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा, तो इधर देखना वो क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक कहेंगे भाई मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है आरबीआई के पास पैसा जमा करने में, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है आरबीआई के पास पैसा जमा करने में, तो वो पैसा ज़्यादा जमा करेंगे आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके पास पैसा कम हो जाएगा, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बैंक की, तो लोन कम प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। अब क्वालिटी मेजर के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएसन, ये सारे मेजर्स लेती है आरबीआई, और ये मैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर समझाऊंगा दोस्तों, अभी इसको हम डेप्थ में नहीं जाने वाले, ठीक है। अब थर्ड है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप समझ वहाँ पर नहीं दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेती है गवर्नमेंट, जैसे कि आपको लॉकडाउन के टाइम पे देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग, ठीक है, ये भी तो प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे भी एलपीजी के लोग बाग जो है होर्डिंग करने लग गए, तो गवर्नमेंट तो चेक करेगी इस चीज़ को। बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंस्टेंट मटेरियल, यस, अब लॉकडाउन के टाइम पे हमने एक काम और किया था, इवन वीट, जब मानसून फेलियर होता है तो हम वीट को ना एक्सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा, राइस को एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम डोमेस्टिक नीड को भी देखना होता है हमें यहाँ, ठीक है, अगर हम वीट एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर डोमेस्टिक वाले हमारे हमारे लोग क्या करेंगे, फिर हमारे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। सस्पेंडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग्स, यस, यही बात रिलेटेड है, ठीक है, फैसिलिटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ डिमांड पुट इन्फ्लेशन, यस, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ा दो ना गुड्स की, यस और नो, तो इससे भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया जा सकता है। अब देखो इन्फ्लेशन हम टारगेट करते हैं, ठीक है, और ये एक चॉइस होती है जो कि, या फिर नीड, देखो यहाँ पर बोला ये एक चॉइस है या नीड है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये हमारी नीड है, ठीक है, चॉइस और नीड, ठीक है, तो हमारी नीड है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी की हमारी नीड है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। तो उर्जित पटेल कमेटी अपॉइंट करी गई थी, और मतलब आरबीआई ने 2013 के अंदर, और इसने रिकमेंडेशन दिया था इसके ऊपर, टू रिवाइज द स्ट्रेंथ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और टू रिकमेंड द अप्रोप्रिएट नॉमिनल एंकर फॉर द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कमेटी ने रिपोर्ट दिया 2014 के अंदर, इसने कहा कि जो है ना हमारा जो रिकमेंडेशन है ओनली वन ऑब्जेक्टिव है, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे,
ठीक है, तो वाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नीडेड इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट। तो भैया हम चाहते हैं कि जो मतलब जरूरी क्यों है, तो जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो निगेटिव होता है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्लोबल क्राइसिस पीरियड के अंदर। अब ये नेगेटिव क्या होता है रियल इंटरेस्ट रेट, तो देखो दोस्तों, देखो देखो यहाँ पर समझना है दोस्तों, मेरा थोड़ा मेरा गला भी दुख रहा है। देखो, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होना, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलना है, ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट जिस पे आपको लोन मिलना है, कमर्शियल बैंक लोन देती है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कि जो रियल इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट के अंदर वो होता नहीं है, जिससे वो लोन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कमाई के चक्कर में, है ना, कमाई के चक्कर में इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये बात बोली गई है। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस इज गेटिंग इरोडेड ड्यू टू द कंटिन्यूस हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, और ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से एक्सटर्नल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इरोड हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटीज़ है वो ज़्यादा महंगी होती हैं बाहर की कम्युनिटीज़ से, तो हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। ड्यू टू इन्फ्लेशन देर इज हैज़ बिन लार्ज इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डिमांड एंड इट इज़ रिजल्टेड इन दी वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। यस, देखो, जब करेंसी, तुम्हारी करेंसी पिट रही होगी ना मार्केट के अंदर, तो आप करेंसी होल्ड नहीं करोगे, आप कहोगे तो मैं गोल्ड पे पैसा लगाता हूँ, गोल्ड की वैल्यू तो घटेगी नहीं, ये बढ़ेगी। ठीक है, तो गोल्ड आप ज़्यादा डिमांड करते हो, तो उससे क्या होता है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, जिससे हमारा CAD भी बढ़ जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। कंटिन्यूस वीकनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, अब यस, अब भैया हमारा जो है करेंसी डेप्रिसिएट करने लगेगा, ठीक है, तो और डेप्रिसिएट करने से हमारा लॉस हो जाएगा ना भाई करेंसी का, ठीक है, हम इम्पोर्ट हमारे बहुत महंगे हो जाएंगे, फिर उससे भी CAD बढ़ेगा। राइज इन द इनइक्वालिटी इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द इंक्रीज रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। यस, ये मैं आपको पहले ही बढ़ा चुका हूँ कि भैया लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन से, है ना। अब अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला गया कि भैया CPI का यूज़ करें या WPI का यूज़ करें इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, तो कमेटी रिकमेंड किया कि भैया CPI को अडॉप्ट करो, CPI कंबाइंड को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ WPI। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। WPI इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, इसलिए इन्होंने WPI नहीं लिया, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर 60%, ठीक है, टू द GDP। CPI is based on retail prices which depicts a broader picture and the effect of inflation, इसलिए हमने CPI को लिया और हमने टारगेट दिया RBI को, कमेटी ने बोला कि आपका टारगेट होना चाहिए 4 ± 2%, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो इसलिए RBI ने एक एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और RBI के बीच में एक साइन हुआ एग्रीमेंट 2015 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात हुई, ठीक है, जो कि बोला गया कि अब ऑफिशियल गोल होगा RBI का, और यहाँ पर बोला गया कि ये होना चाहिए 4 ± 2, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट जो है सेट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 years इन कंसल्टेशन विद द RBI, और CPI कंबाइंड यूज होगा एज अ मेजर टू द नॉमिनल एंकर ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। तो आपको अगस्त 2016 से देखने को मिलेगा कि हम जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं वो 4 ± 2 कर रहे हैं, और ये हर 5 साल में रिवाइज होगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI। अब यहाँ पर कुछ सम इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्टेगफ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, ये भी जानना है दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसे ही पढ़ते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्लेशन क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट। तो ये क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आर्डर इकोनॉमी। अगर हायर सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, और सर्विसेज है, लेकिन डिमांड जो बट नॉट अनफ मनी सप्लाई टू कॉम्बेट द सिचुएशन, तो डिफ्लेशन क्या ना कर, यस, डिफ्लेशन क्या ना कर, सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, और मनी सप्लाई इतनी है नहीं, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर को भैया प्राइस कम करना पड़ेगा ना, ये सुनो, सप्लाई उनकी ज़्यादा हो गई है, बिकेगा नहीं सामान उनका, तो आउटडेटेड हो जाएगा ना उनका सामान, तो उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो डिफ्लेशन आ सकता है ऐसे में।
डिफ्लेशन इज कोज्ड बाय शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड। यस, यही बात बताई थी मैंने। डिफ्लेशन इज यूजली एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट। यस भाई, मैंने कहा था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये मैंने फ्लिप्स कर्व में अंदर आपको बताया था। लेकिन जब डिफ्लेशन आ जाएगा तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा ना। यस और नो? यहाँ वेजेस कम हो जाएंगे वर्कर्स के, तो वो क्यों काम करेंगे फैक्ट्रीज के अंदर? ठीक है दोस्तों। हाउ एवर डिफ्लेशन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल, परचेसिंग पावर तो बढ़ाएगा डिफ्लेशन। ठीक है। When inflation becomes negative, it leads to deflation. It is invariably associated with the recession. ये बिल्कुल बात सही है। इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं रिसेशन से भी। अब ये रिसेशन क्या होता है? दैट इज नेगेटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। टू चेक द इन्फ्लेशन या सॉरी डिफ्लेशन, फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन बाय द टेकन टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है अपना। ठीक है, तो लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ने से पैसा ज़्यादा आएगा तो वो खर्चा करेंगे। तो चीज़ों की जो मनी सप्लाई बढ़ने से वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? आपका जो है प्राइस बढ़ेगा। लोअर बैंक रेट या रेपो रेट, तो इससे लोन बढ़ेगा, लोन इजीली मिलने लगेगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। प्रिंट मोर करेंसी, मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो। डिक्रीज टैक्सेस टू बूस्ट डिमांड, जब टैक्स डिक्रीज कर रहे हो, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम करने से एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? तो डिसइन्फ्लेशन मतलब डिसकंटिन्यूटी इन द इन्फ्लेशन, दैट मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम। इन दिस केस इन्फ्लेशन रेट इज डिक्लाइनिंग ओवर टाइम बट रिमेन्स पॉजिटिव। मतलब आपका इन्फ्लेशन तो रहेगा, समझ लो 6% था, 4% हो गया, 2% हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी भी है। 6 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी भी है। ठीक है, यही होता है डिसइन्फ्लेशन। टेंड्स टुवर्ड्स द जीरो बट नेवर बिकम्स नेगेटिव। ठीक है। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों? स्टैगफ्लेशन इमर्जेस व्हेन स्टैग्नेशन दैट इज जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन अकर साइमल्टेनियसली, और ये बहुत मतलब खराब स्थिति होती है इकोनॉमी की। अगर स्टैगफ्लेशन भी हो साथ में और इन्फ्लेशन भी हो तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। मतलब जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा। जबकि हमने बात करी थी कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों का। ठीक है। तो इट इज एन इकोनॉमिक पीरियड ऑफ नो ग्रोथ, रिलेटिवली हाई एम्प्लॉयमेंट, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब ग्रोथ भी नहीं हो रही, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, राइज हो रहा है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर भी। तो कितनी खराब स्थिति है। एंड डिक्लाइन हो रही है जीडीपी। ठीक है। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक्स there is a fall in the spending and the prices of goods. But in the case of stagflation, the price of goods rises, unemployment increases, and spending declines. Stagflation is a rare phenomenon and is a bad for economy. For example, U.S. economy went into the stagflation in the 1970s due to the extraordinary rise in the global oil prices. ठीक है। अब ये रिफ्लेशन क्या होता है? अभी मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। तो रिफ्लेशन इज अ फिनोमेना व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन, thereby indicating that economic growth is back in the economy. अब ये स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? It occurs when there is a inflation in some commodities and deflation in others. तो स्क्यूफ्लेशन मतलब कुछ कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहे हैं, कुछ कमोडिटीज का डिफ्लेट कर रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन। अब ये देखो, ये रिफ्लेशन मैं आपको समझा रहा था ना, तो आपको इकोनॉमिक साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल मतलब यहाँ पर दिखा आपको देखने को मिलेगा रेट ऑफ प्राइस चेंज और यहाँ पर टाइम। तो जैसे कि आपकी इकोनॉमी कितना डिफ्लेशन है, में कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, तो एक टाइम पर लो पॉइंट पर आ गया, फिर रिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी वापस से इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। ठीक है, रिफ्लेशन हो रहा है मतलब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। फिर इन्फ्लेशन मतलब आप जीरो से अब हो जाओ तो इन्फ्लेट हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेट हो रहा है मतलब कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। डिसइन्फ्लेशन मतलब इस इन्फ्लेशन का रेट कम होता जा रहा है, 6 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया। ठीक है, जीरो तक गया तो क्या होगा दोस्तों कि भैया नेगेटिव नहीं है, दैट इज कि डिसइन्फ्लेशन ही है। और डिफ्लेशन मतलब फिर से ये वाली स्थिति, मतलब प्राइस घट रहा है। ठीक है दोस्तों। अब आगे रिसेंट एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये भी आपको समझना चाहिए दोस्तों। ये 7 पॉइंट्स आपको समझना चाहिए और ये आप पढ़ दो। ठीक है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्टेप्स है
जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे कि एनकरेजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, facilitating ease of doing business to reduce the various transaction and logistical cost for the producer, जीएसटी का रिफॉर्म लाना, ठीक है। बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, मैंने समझा चुका हूँ। गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एनहांसमेंट इन बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस, ठीक है। अ स्कीम टाइटल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड is being implemented to control the price volatility of agriculture commodities like pulses and onion, ठीक है। और ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे का डाटा दे रखा है 2020-21 का है, आपको न्यू डाटा यूज़ करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन का भी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी, ये सब का। तो हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया दोस्तों, और हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। जो भी था इसके अंदर हमने सब कंप्लीट कर दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। बस इसके अंदर एक इकोनॉमिक साइकिल और समझ लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन मतलब प्राइस की वैल्यू कम, डिमांड कम है, ठीक है। आप फिर आप रिकवरी पॉइंट पर आते हो, वहाँ पर रिफ्लेशन भी होता है, ठीक है। फिर ग्रोथ बढ़ती है आपकी, तो ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी होता है, फिर बूम पीक पे आते हो, फिर स्लो डाउन आता है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। फिर रिसेशन आएगा, दैट इज डिफ्लेशन, ठीक है। तो रिसेशन होता क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के अंदर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट होना एक रिसेशन कहलाता है, ठीक है। अब कुछ और कीवर्ड है जैसे इन्फ्लेशन प्रीमियम, तो ये एडिशनल इंटरेस्ट रेट होता है डेट लेंडर्स चार्ज टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर ड्यू टू द इन्फ्लेशन। यस, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया लेंडर्स को लॉस होता है इन्फ्लेशन बढ़ने से, तो लेंडर्स पहले ही से जानता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से मुझे लॉस होगा, तो उसने क्या कहा कि भाई देख, जो इन्फ्लेशन होगा ना उससे मैं एक्स्ट्रा लूँगा इंटरेस्ट रेट, ताकि मेरा लॉस ना हो, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, इट सिग्निफाई द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑन टू करेंसी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, मतलब ये कॉस्ट होती है होल्डिंग करना, ठीक है, करेंसी को भैया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अब एक बात बताओ, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप करेंसी को होल्ड कर रहे हो, तो आपकी करेंसी की वैल्यू तो घटती जा रही है ना, तो इसमें तो आपका ही लॉस होगा, तो इसी को बोला इन्फ्लेशन टैक्स, ठीक है। तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मनी एंड बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग होने वाली है, जिसके अंदर हम मनी एंड बैंकिंग को पूरा डेप्थ में कवर करने वाले हैं। मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।